हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम एनसीईआरटी पढ़ रहे थे। एनसीईआरटी में हम बायोलॉजी का 6 चैप्टर देख रहे थे, जैव प्रक्रम। इसमें हमने कुछ चीजें तो पढ़ ली थी, कुछ रह गया था, वो आज देखेंगे। जैसे हमने पढ़ा था सजीव और निर्जीव क्या होते हैं, ठीक है, लिविंग और नॉन लिविंग। उसके बाद हमने पढ़ा था जैव प्रक्रम क्या होता है, लाइफ प्रोसेस, मेंटेनेंस फंक्शन जो हमारे होते हैं, ठीक है। मेंटेनेंस फंक्शन जैसे बॉडी में अगर कोई चीज कोई प्रॉब्लम आ जाती है, या फिर हम जैसे हमने ये देखा था कि भोजन ग्रहण करते हैं, पोषण, न्यूट्रिशन फूड ये सब ग्रहण करते हैं, इनका डाइजेशन कैसे होता है, ये सारी चीजें हमने देखी थी। इसके बाद हमने कुछ यहाँ पे क्वेश्चन भी देखे थे। फिर हमने ये देखा था कि जो लाइफ प्रोसेस हैं वो कौन कौन से होते हैं। जैसे कि हमने देखा था रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, डाइजेशन, ठीक है, एक्सक्रीशन और रिप्रोडक्शन। इन सब के बारे में हमने थोड़ा थोड़ा बात किया था। आज इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे फर्स्ट टॉपिक था पोषण। पोषण के बारे में हमने देख ही लिया था, ठीक है। सजीव कैसे अपना भोजन ग्रहण करते हैं। अब इसमें ये ऑटोट्रॉफ होते हैं, हेट्रोट्रॉफ होते हैं, स्वपोषी, परपोषी। इसमें ऑटोट्रॉफ मतलब जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, पेड़ पौधे, और परपोषी ये अपना भोजन खुद नहीं बनाते, जैसे हम लोग, हम पकाते हैं भोजन, बनाते नहीं, ठीक है। अब इसमें इसके बारे में हमने फोटोसिंथेसिस भी देखा था। फोटोसिंथेसिस जो पेड़ पौधे में होता है कैसे होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। इसके लिए क्या जरूरी है, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल और सनलाइट, ठीक है। इसके बाद हमने पत्ती का ये क्रॉस सेक्शन एरिया देखा था। पत्ती में क्या होता है, क्रोमोप्लास्ट होता है, हरित लवक, जिसमें क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, इसी में क्लोरोफिल पाया जाता है। इसके बाद हमने देखा था कि ग्रीन पार्ट जो होते हैं सिर्फ फोटोसिंथेसिस में वही भाग लेते हैं। इसमें हमने आयोडीन टेस्ट, स्टार्च टेस्ट बोला था, ठीक है। आयोडीन का स्टार्च टेस्ट के लिए क्या यूज किया जाता है, आयोडीन यूज किया जाता है। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी इसको डिटेल में। अगर आप भूल गए हो तो एक बार वापस से वीडियो देख लें, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा था विषमपोषी, ठीक है ये। इसके बाद हमने देखा था जीव अपना पोषण कैसे करते हैं। अब इसमें बहुत सारी चीज देखी थी। जैसे अमीबा का देखा था हमने, अपना डाइजेशन कैसे करते हैं। वो अमीबा एक कोशिकीय जंतु है, तो अपना डाइजेशन ये एग्जाम में आ सकता है, अमीबा में पोषण, ठीक है। तो अमीबा का इसमें ये डायग्राम बनाने को आ सकता है। तो इसको आपको सीखना है डायग्राम में, कि मैंने लास्ट क्लास में एक्सप्लेन कर दिया था। और इसको एक बार देख लेना, ठीक है। फिर हमने मनुष्य में कैसे पोषण होता है ये हमने देखा था। इसमें हमने देखा था कि बक्कल कैविटी जो मुख गुहा से हम यहाँ पे खाना लेते हैं, फूड नली से होता हुआ, ग्रसिका से होते हुए ये सीधे स्टमक में पहुंचता है। स्टमक के बाद यहाँ पे छोटी आंत, बड़ी आंत, इससे होता हुआ ये यहाँ पे छोटी आंत में अब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। यहाँ से बहुत सारे एंजाइम्स निकलते हैं। इन सब के बारे में हमने देखा था, जैसे स्लाइवा, एमाइलेज। कौन, अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि किस चीज का, जैसे देखो 3 चीजें होती हैं हम खाने में मोस्टली, 4 चीजें लेते हैं देखो। एक तो कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, एक हमने फैट, एक प्रोटीन, और एक विटामिन। विटामिन, इतनी चीजें हम खाने में लगभग लेते हैं। अब आपको ये देखना है कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ कहाँ होता है, फैट का डाइजेशन कहाँ कहाँ होता है, पाचन कहाँ कहाँ होता है, प्रोटीन का पाचन कहाँ कहाँ होता है, और विटामिन को कैसे हम यूज करते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हमें देखेंगे। जैसे हमने देखा था एमाइलेज है, ठीक है, स्टार्च, ऐसी ऐसी चीजें, बहुत सारे एंजाइम्स हैं जैसे पेप्सिन एंजाइम, प्रोटीन का जो पाचन करते हैं इस तरीके से। तो ये आप लास्ट क्लास में मैंने बता दिया था ये सारी चीजें। आप वापस से देखेंगे HCl कहाँ पे निकलता है, ठीक है, एसिड, म्यूकस, और ऐसे ही हमने देखा था कि अग्नाशयिक रस जो पैंक्रियाटिक एंजाइम होता है, ये इसमें क्या क्या चीजें होती हैं पैंक्रियाटिक एंजाइम में, ठीक है। जैसे फैट का डाइजेशन करने के लिए लाइपेज, ऐसे ट्रिप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन करने के लिए, यह सब हमने देखा था, ठीक है, लास्ट क्लास में। अब इसमें फिर हमने देखा था दांत कैसे गिर जाते हैं, ठीक है, उसको बचाने के लिए हमने देखा था क्या क्या करेंगे। इन सब चीजों को देखने के बाद अब हम थर्ड देखेंगे, श्वसन। श्वसन क्या होता है, ठीक है, रेस्पिरेशन इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि हम सांस में कौन सी गैस ग्रहण करते हैं, आप बोलेंगे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नहीं ग्रहण करते हम, ऑक्सीजन को चिमटी से पकड़ के थोड़े ना ऑक्सीजन को
जैसे ऑक्सीजन यहाँ पे है, इसको चिमटी से पकड़ के थोड़े ना इसको हम सांस में लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, सांस में हम गैस हवा हवा को सांस में लेते हैं अंदर, इसमें से ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। जैसे हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, 21%। और श्वसन प्रक्रिया रेस्पिरेशन में इसी ऑक्सीजन का हम यूज करते हैं बेसिकली। तो ऑक्सीजन का हम उपयोग करते हैं। हम हवा सांस में तो हवा लेते हैं, लेकिन ऑक्सीजन की मात्रा जो इसमें होती है उसका हम उपयोग करते हैं श्वसन में। और इसके बदले में हम उसको हवा में कार्बन डाइऑक्साइड मिला देते हैं, जो मतलब श्वसन प्रक्रिया में जो निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड, उसको फिर इसमें जो गैस छोड़ते हैं ना, हवा हवा जो हम सांस में छोड़ते हैं, वो CO2, उसमें मात्रा CO2 की ज्यादा होती है। ठीक है, तो जो हवा लेते हैं उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है, जो हवा छोड़ते हैं उसमें CO2 की मात्रा ज्यादा होती है। ठीक है, अब यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है इसी बात को दिखाने के लिए। ये आप एक्सपेरिमेंट पढ़ लीजिएगा, मैं इसका बता देता हूँ इसमें एक्सपेरिमेंट में कहना क्या चाह रहा है। एक बार देखो, यहाँ पे विलेन ले रखा है चूने का पानी। एक एक जगह पे क्या कर रहा है, ये हवा मतलब सांस यहाँ से छोड़ रहा है, फूक रहा है। अब सांस जो फूकोगे उसमें मैंने बताया कि आपको जो सांस छोड़ते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है। अब यहाँ पे है पिचकारी से, पिचकारी में हवा भर रखी है, हवा को डाल रहा है, तो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत कम होती है। ये देखो, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, और कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है, बस 0.1%, बहुत कम होता है। ठीक है, तो इसमें तो कितना है, 0.1%। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे जो बुलबुले निकलेंगे उनसे ये पता लगेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड किसमें ज्यादा है किसमें कम है। ठीक है, इस प्रक्रम को दिखाया गया है यहाँ पे। क्रियाकलाप आप पढ़ लीजिएगा दोनों। और इसका मैंने सारांश तो बता ही दिया है। अब यहाँ पे देखिए, ये बोल रहा है जिन खाद्य पदार्थों का हम पोषण प्रक्रम में यूज करते हैं, ठीक है, कोशिका क्या करती है, उन खाद्य पदार्थों से ऊर्जा प्रदान करती है। कोशिकाएं जो सेल्स होती हैं हमारी, वो क्या करती हैं, सेल्स जो भी हम खाते पीते हैं उनका डाइजेशन के बाद सेल्स उसका उपयोग करके क्या बनाती हैं, एक ऊर्जा बनाती हैं। अब ऊर्जा जो बनता है, ठीक है, जैसे जैसे कि यहाँ पे देखो दिख रहा है कि ग्लूकोज से जैसे हम ऊर्जा बनाते हैं। अब ग्लूकोज तो 6 कार्बन वाला एक अणु है। तो इसमें क्या होता है, 6 कार्बन वाले अणु से 3 कार्बन वाला पाइरुवेट बनता है। ग्लूकोज जब टूटता है पहले चरण, फर्स्ट चरण में क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, ग्लूकोज टूटता है किसमें, पाइरुवेट में। और ये प्रक्रिया होती कहाँ है, साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म जिसको कोशिका द्रव्य बोलते हैं। ठीक है, कोशिका द्रव्य में ये प्रक्रिया होती है। कौन सी प्रक्रिया, ग्लूकोज टूट के पाइरुवेट में बनता है। और ये प्रक्रिया जो होती कहाँ पे है, ये किण्वन में होती है। ग्लूकोज से जो पाइरुवेट बनता है, और ये प्रक्रिया कहाँ पे होती है। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक चीज बता देता हूँ कि जो रेस्पिरेशन, श्वसन होता है, वो दो तरीके से होता है। एक श्वसन में एक वायवीय होता है, एक अवायवीय होता है। जैसे अवायवीय मतलब आप समझ ही गए होंगे, इसमें हवा वायु की आवश्यकता नहीं होती, इसको एनारोबिक बोलते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन। ऐसे ही एक वायवीय होता है श्वसन, जिसमें वायु की आवश्यकता होती है। उसमें जैसे वायवीय श्वसन में ऊर्जा की मात्रा जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, इसको एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो रेस्पिरेशन कितने तरीके के हो गए, दो तरीके, एनारोबिक एनारोबिक और एरोबिक। एनारोबिक मतलब अवायवीय और एरोबिक मतलब वायवीय। ठीक है, अब देखो जो मैं अभी आपको समझा रहा था वो यहाँ पे डायग्राम में बहुत अच्छे से दे रखा है कि ग्लूकोज का विखंडन कैसे होता है, ग्लूकोज टूटता कैसे है। ग्लूकोज का फॉर्मूला याद होगा ना, C6H12O6, 6 कार्बन है इसमें। ये कोशिका द्रव्य जो साइटोप्लाज्म में क्या होता है, ये 6 कार्बन के बजाय यहाँ पे 3 कार्बन बन जाता है, 3 कार्बन का यौगिक, उसको बोलते हैं पाइरुवेट। अब पाइरुवेट अलग अलग प्राणियों में अलग अलग तरीके से होता है। जैसे ईस्ट, ईस्ट में हमने देखा ईस्ट में कैसे होता है, जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ईस्ट में ग्लूकोज का विखंडन कैसे होता है, तो आपको ये वाली अभिक्रिया लिखनी है, ये ऐसे। ठीक है, और आपसे अगर पूछा जाए कि मतलब मनुष्य में कैसे होता है, तो मनुष्य में ये नीचे वाली अभिक्रिया लिखनी है। ठीक है, ऐसे ये वाली। ठीक है, अब एक एक करके देखते हैं तीनों को, एक एक करके तीनों को देखते हैं। जैसे फर्स्ट देखेंगे ईस्ट में, ईस्ट में क्या हुआ, पाइरुवेट तो सब में बनेगा। पाइरुवेट से ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, ऑक्सीजन होता नहीं है, अनुपस्थिति मतलब अवायवीय, अवायवीय प्रक्रम। अवायवीय मतलब रेस्पिरेशन को इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एनारोबिक।
इसमें क्या होता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एनारोबिक रिएक्शन में बनता क्या है प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट बनता है इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा। इथेनॉल बनता है, ठीक है। और यहाँ सबसे नीचे देखो, जो जो रिएक्शन यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो कोशिका का एक पार्ट है, आगे हम देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया कैसे होता है। तो कोशिका का जो एक पार्ट है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसमें जिसको पावर हाउस बोलते हैं, कोशिका का पावर हाउस, यहाँ पे एनर्जी सबसे ज्यादा यहीं पे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, पावर हाउस बोलते हैं, ठीक है, कोशिका का। तो इसको माइटोकॉन्ड्रिया में जो रिएक्शन होता है, इसमें पायरुवेट जो होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और जल बनाता है, ठीक है, और साथ में ऊर्जा निकलता है। तो ईस्ट में क्या होता था, इथेनॉल बनता था और कार्बन डाइऑक्साइड बनता था। यहाँ पे क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बन रहा है, ठीक है। अब इसमें एक बीच में थर्ड प्रक्रम दे रखा है, ये भी हमारे अंदर ही होता है, लेकिन कब होता है, किस केस में। जैसे मैं आपसे बोलूं कि आप दौड़ रहे हैं, ठीक है, दौड़ते दौड़ते क्या होता है, आप थक जाते हैं। क्यों थक जाते हैं भाई? होता क्या है, जैसे हमारा ये लेग है, ठीक है, इसको आप लेग ही मान लो, ऐसे ये लेग है, तो इसमें यहाँ पे मसल्स जो होती हैं, मसल्स, ठीक है। तो ये मसल्स में क्या होता है, मसल्स में ऑक्सीजन की कमी जब क्योंकि दौड़ दौड़ रहे होते हैं, हमें ऊर्जा की तो ज्यादा आवश्यकता होती है, लेकिन ऑक्सीजन हम उतनी तेज सांसें ले नहीं पाते ना, तभी तो सांस जल्दी लेते हैं, लेकिन उतना जल्दी भी नहीं ले पाते सांस। तो ऑक्सीजन की होती है कमी, और हमारी पेशी को चाहिए ऊर्जा, ठीक है। तो पेशियों में ऊर्जा चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन की कमी है, तो उस केस में जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो क्या होता है, लैक्टिक अम्ल बन जाता है। लैक्टिक अम्ल, पायरुवेट में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमें ऑक्सीजन की कमी में क्या होता है, मांसपेशियों में थकावट हो जाती है, क्यों होती है, वो लैक्टिक अम्ल बनने के कारण, ठीक है। और ये लैक्टिक अम्ल जो बनता है और साथ में ऊर्जा, ये 3 कार्बन अणु होता है, और यहाँ पे जो इथेनॉल होता है वो 2 कार्बन अणु होता है, ठीक है। लैक्टिक अम्ल 3 कार्बन अणु होता है। अब क्वेश्चन तो ये समझ में आ गया आपको कि लैक्टिक अम्ल के बनने से ये होता है। हम करते क्या है, अगर हम आराम कर ले, दौड़ने के बाद थोड़ा सा रेस्ट कर लें, तो ये लैक्टिक अम्ल धीरे धीरे डाइल्यूट होके मतलब विघटित होके क्या बन जाता है, वापस से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बन जाता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जैसे बनता है, तो ये वापस से ऊर्जा हमें मिलने लगती है। लेकिन जब तक लैक्टिक अम्ल, या तो इसको हम पैर दबाते हैं ना, जैसे बड़े बूढ़े लोग बोलते हैं कि थोड़ा पैर दबा दो, आपसे बोले होंगे कभी, आपने पैर दबाया होगा। तो पैर दबाते दबाते क्या होता है, इनका धीरे धीरे विखंडन होता है, ठीक है। तो लैक्टिक अम्ल के बनने के कारण हमारे हम थक जाते हैं दौड़ते दौड़ते। अब क्या है, यहाँ पे कोशिका में जो ऊर्जा संचित होती है वो एटीपी के रूप में संचित होती है, एटीपी बोलते हैं इसको। मैं फुल फॉर्म भूल गया इसका, एडोनिल ट्राइफॉस्फेट या ऐसे कुछ नाम है, एटीपी, अभी आप याद रखिए इसको, ठीक है। एटीपी के रूप में ऊर्जा जो होती है वो इकट्ठा हो जाती है, और ये ऊर्जा फिर क्या होती है, जो कोशिका में बहुत सारे काम होते हैं उनके लिए ईंधन के रूप में काम करती है। ऊर्जा तो हमारे पास आ गई, ये सारे रिएक्शन में ऊर्जा निकली है ना, ये ऊर्जा को एटीपी के रूप में हमने संचित कर लिया, इकट्ठा कर लिया, जब काम लगेगा तो इसको हम यूज कर लेंगे, ठीक है। अब ये ऊर्जा, जैसे हमारे में बहुत सारी जो हमारे बॉडी के अंदर रिएक्शन होती है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। एंडोथर्मिक मैंने आपको बताया था ना केमिस्ट्री में, एंडोथर्मिक मतलब जिनको ऊष्मा की आवश्यकता होती है, तो ऊष्मा की आवश्यकता कहाँ से पूरी होगी, यहीं से पूरी होगी, ठीक है। ये एटीपी जो हमारे पास रखा हुआ है, इसी से ऊर्जा की आवश्यकता पूरी होगी। तो ये जो ऊष्मा होती है, ये एक मुद्रा के रूप में होती है। जैसे कि आप क्या करते हैं, आपके पास आपने 1 महीने तक काम किया, ठीक है, किसी कंपनी में, आपको सैलरी मिली, मैं सपोज मैं ही काम कर रहा हूँ और मुझे सैलरी मिली, ठीक है, ये फर्स्ट मंथ की सैलरी मिली मुझे इतने रुपए, ठीक है। अब क्या हुआ, फर्स्ट मंथ की सैलरी मुझे मिली, और ये मेरे पास अब ये इकट्ठा हो गया, मेरे अकाउंट में आ गया। अब ये क्या होगा, ये करेंसी है, मेरे पास अकाउंट में आ गया, अब मैं जो चाहूँ इससे खरीद सकता हूँ, ठीक है। मुझे एक शर्ट लेनी है, ठीक है, एक पैंट लेना है मुझे, और एक कार लेनी है, एक स्कूटर लेना है, तो ये सारी चीजें मैं ले सकता हूँ। तो इसी तरीके से क्या होता है, एटीपी के रूप में ऊर्जा स्थित हो, मतलब संचित हो जाती है, और ये एटीपी हम बार बार यूज करते हैं, ठीक है। एटीपी को हम यूज करते हैं, जैसे बैटरी की तरह काम करता है ये एटीपी। अब कोशिका में जो होता है, ये किस किस कामों के लिए यूज होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। पेशियों के सिकुड़ने, प्रोटीन संश्लेषण, जहाँ भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है पूरी बॉडी में,
उनकी पूर्ति कहाँ से होती है? एटीपी से होती है, ठीक है? अब क्वेश्चन क्या मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि जो हमारी बॉडी में ऊर्जा बनती है ग्लूकोज के विखंडन से, पहले तो वो कहाँ बनती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी बोलते हैं, ठीक है? और जब ये बनती है तो किस रूप में उपस्थित होती है, वो संचित होती है एटीपी के, ठीक है? और फिर इसका उपयोग हम कर लेते हैं। अब इसमें आगे देखेंगे कि जो हमारे एरोबिक जो रेस्पिरेशन होता है ये ऑक्सीजन पे डिपेंड करता है, ठीक है? तो इसलिए हमें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन लेनी पड़ेगी, इसलिए हम सांस लेते हैं। जैसे पेड़ पौधे में क्या होता है, पेड़ पौधे भी रेस्पिरेशन करते हैं ना, श्वसन करते हैं, सांस लेते हैं, उसमें भी ऑक्सीजन चाहिए होता है पेड़ पौधों को भी, ठीक है, सांस लेने में। और पेड़ पौधों को भी चाहिए होता है। तो ये कहाँ से पूर्ति होती है कि स्टोमेटा जो होता है, गैसों का आदान प्रदान पौधों में कहाँ से होता है? स्टोमेटा, रंध्र से होता है, ठीक है? और इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान किस प्रोसेस के माध्यम से होता है ये पूछा जाता है क्वेश्चन में, तो वो डिफ्यूजन प्रोसेस से होता है, विसरण से होता है, ठीक है? पेड़ पौधे में पहली बात तो कहाँ होता है गैसों का आदान प्रदान? तो स्टोमेटा, जो छेद होते हैं, छोटे छोटे रंध्र, हमने देखा ना पत्तियों के ऐसे, इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, रंध्र होते हैं, को स्टोमेटा बोलते हैं। तो स्टोमेटा में होता तो है, लेकिन ये किस प्रोसेस से होता है? प्रोसेस का नाम क्या है? डिफ्यूजन या विसरण, ठीक है? जैसे रात के समय क्या होता है, रात के समय तो प्रकाश संश्लेषण हो नहीं रहा होता है, फिर रात के समय में प्रकाश संश्लेषण तो हो नहीं रहा, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलती है उसका प्रकाश संश्लेषण में यूज ही नहीं हो पाता, प्रकाश संश्लेषण तो हो ही नहीं रहा। तो पेड़ पौधे जो होते हैं वो रात को, पेड़ पौधे पेड़ पौधे जो होते हैं वो रात को क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निष्कासन करते हैं रात को, ठीक है? लेकिन दिन में क्या होता है? दिन में श्वसन के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है उसका यूज किस में कर लेते हैं? प्रकाश संश्लेषण में कर लेते हैं। भाई जो कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन में निकली उसको यूज कर लिए, तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड तो निकल ही नहीं पाई। अब प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलती है, तो ऑक्सीजन ही इसका मुख्य घटक। अब आपको समझ में आ गया? जैसे मैं पूछूं कि अगर दिन में, ये मैं रात की बात करूं, रात में पेड़ पौधों में क्या प्रक्रिया होती है? तो रात में क्या होती है? प्रकाश संश्लेषण हो नहीं रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो श्वसन में निकलती है, ठीक है, वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं, पेड़ पौधे निष्कासन कर देते हैं उसका। लेकिन दिन के समय में जब श्वसन करते हैं, दिन के समय भी श्वसन करते हैं पेड़ पौधे, रेस्पिरेशन, लेकिन उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ठीक है, श्वसन में जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है वो प्रकाश संश्लेषण में यूज हो जाती है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है, ठीक है? तो ऑक्सीजन वहां पे वही मेन घटक है। तो दिन में पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ठीक है, और रात में कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण हो नहीं रहा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज नहीं हो पाता। ये समझ में आ गया प्रॉपर, ठीक है? अब अब ऑक्सीजन की आवश्यकता तो होती है, ठीक है? अब ऑक्सीजन में जो ऑक्सीजन को ग्रहण करने में, ऑक्सीजन को ग्रहण करने और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने में अलग अलग जीव होते हैं, उनमें अलग अलग प्रक्रिया होती है। जैसे जो हम लोग हैं, हम तो भाई नाक होता है हमारे में, नाक से हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। लेकिन जो जंतु जल में रहते हैं वो क्या करते हैं? वो जल में जो ऑक्सीजन घुला होता है उन्हीं से अपना काम चलाते हैं। जैसे मछली हुई, ठीक है, मछली में एक क्लोम छिद्र आंख के पीछे होता है, ये सारा कुछ, ठीक है? ये तो आप पढ़ लेना, यहाँ पे इंटरेस्टिंग है क्रियाकलाप। मैं आपको जिसका समरी है वो बता देता हूँ। तो पानी जो होता है, जल, वाटर, इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन इसमें डिजॉल्व होती है वाटर में, लेकिन ऑक्सीजन बहुत अच्छे से डिजॉल्व नहीं हो पाती। जैसे ऑक्सीजन इज नॉट हाईली सॉल्युबल इन वाटर, यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि ऑक्सीजन बहुत ज्यादा घुलनशील नहीं है पानी में, थोड़ी थोड़ी घुलनशील है। तो इसलिए जो पानी में ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो बहुत कम होती है। जैसे हवा में मैंने आपको बताया था 21% ऑक्सीजन होता है, लेकिन पानी में इतना नहीं होता। तो पानी में ऑक्सीजन होता नहीं है, तो पानी में जो जीव रहते हैं, जैसे मछली रहती है, उनको फटाफट सांस लेना होता है भाई, ऑक्सीजन मिल ही नहीं पाता, उनको जल्दी जल्दी सांस लेना होता है। तो इसीलिए जो उनमें सांस की जो ब्रीदिंग रेट है, सांस लेने की दर है, वो बहुत ज्यादा होती है। हर एक मिनट में वो 90 से 100 बार सांस लेते हैं, जबकि हम 10 से 20 बार सांस ले पाते हैं बस, ठीक है? तो ह्यूमन से बहुत ज्यादा तेज वो सांस लेते हैं मछलियां। अब यहाँ पे देखो, मछलियों में क्या होता है, गिल्स पाए जाते हैं, गलफड़े जिनको बोलते हैं, गिल्स, ठीक है? मछलियों में गिल्स पाए जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ट्राई किया है मछली बनाने का,
तो यहाँ पे क्या होता है कि मछलियां यहाँ से पानी लेती हैं और गिल्स से बाहर निकाल देती हैं, ठीक है। अब होता क्या है, जो मछलियां पानी ग्रहण करती हैं उसको बलपूर्वक वो गिल्स तक पहुंचाती हैं, गलफड़े तक। और गलफड़ा जो होता है, ये समझ लो गलफड़ा है, इसमें क्या होता है, ब्लड, ये जो रक्त की, रुधिर की बहुत सारी यहाँ पे जाली, मतलब इसमें पेशियां एक तरह से मान लो होती हैं, तो जिसमें मतलब रक्त, ब्लड ब्लड सर्कुलेट करता रहता है। और ये ब्लड क्या करता है, यहाँ से ऑक्सीजन ग्रहण कर लेता है उसमें से, और पानी तो अपने आप बाहर निकलता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का विनिमय होता है, मतलब एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन, ठीक है, गलफड़ों में, मछलियों की गिल्स में। अब यहाँ पे कुछ दिया हुआ है आपको जानने के लिए, आप पढ़ लीजिएगा। इसका कहने का मतलब बस ये है, जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, से नो टू टोबैको, से नो टू टोबैको एंड इट्स प्रोडक्ट, मतलब तंबाकू को और इनके प्रोडक्ट को बोलो बाय बाय, इनको खाना नहीं है, ठीक है। ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, यहाँ से क्या क्या हो सकता है, क्यों हानिकारक होते हैं, सब लिखा हुआ है, आप पढ़ लेना, ठीक है। अब वायु, मैंने आपको बताया ऑक्सीजन हम ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो ऑक्सीजन ग्रहण करने के लिए, वायु को अंदर ग्रहण करने के लिए कोई रास्ता तो होना चाहिए, तो रास्ते की जरूरत है भाई। इसके बाद क्रिया विधि होनी चाहिए। वो ऑक्सीजन कैसे, अब हमारे अंदर पंप तो लगा नहीं हुआ है कि भाई ये बटन दबाया और ये हूं करके ऑक्सीजन अंदर और हूं करके ऑक्सीजन बाहर, ठीक है, ऐसा तो कोई हमारे पास सिस्टम नहीं है। तो इसका क्या क्रिया विधि है, क्या मैकेनिज्म है, ये दो चीजें हमें जानने की जरूरत है, ठीक है। अगर ये दो चीज जान गए तो हम समझ जाएंगे कि हम सांस कैसे लेते हैं, सांस लेने में हमें क्या क्या करना पड़ता है। तो जैसे अब यहाँ पे हम ह्यूमन बॉडी का देखेंगे। ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, नोस्ट्रिल्स, यहाँ पे नासाद्वार नोस्ट्रिल्स बोलते हैं इनको, यहाँ पे होते हैं। अब नोस्ट्रिल्स में, यहाँ पे नाक में आपने देखा होगा छोटे छोटे महीन महीन बाल होते हैं। ये बाल क्या करते हैं, ये फिल्टर का काम करते हैं, जिससे हवा, ये हवा में जो धूल और बहुत सारी अशुद्धियां होती हैं, बाल, आपने देखा होगा अगर ऐसे नाक में हाथ डालेंगे तो उसमें बहुत सारा मतलब डस्ट, कचरा बाहर निकलता है। वो क्यों निकलता है, क्योंकि आप ये नाक में जो बाल होते हैं वो फिल्टर कर देते हैं इनको, कचरे को यहीं पे रोक लेते हैं, अंदर नहीं जाएगा भाई, ठीक है। इसके बाद म्यूकस होता है, आपने नाक में हाथ डाला होगा तो हल्का गीला गीला महसूस होता होगा ना, ठीक है आप समझ गए होंगे। तो ये जो गीला गीला महसूस होता है, ये क्या करता है, ये जैसे ही इसमें जो धूल कण होते हैं, आपको पता है जैसे रोड पे पानी छोड़ देते हैं गर्मियों के मौसम में, क्यों, क्योंकि धूल पानी के साथ बैठ जाती है उसमें, उड़ती नहीं है धूल। तो ऐसे ही जो यहाँ पे म्यूकस होता है, ये क्या करता है, कचड़ों, जो कचरा धूल होता है, इसको यहीं पे रोक देता है, ठीक है। रेगुलर आप नाक साफ करते रहिए, सुबह, जब भी सुबह शाम रेगुलर आपको साफ करने की जरूरत है। अब ये तो हो गया ऊपर का पार्ट। अब इसमें थोड़ा और अंदर हम जाएं तो यहाँ पे देखते हैं कंठ होता है, जिसको हम थ्रोट या फिर लेरिंग्स, अब इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, ये अब देख लेना यहाँ पे, इसको थ्रोट या कंठ बोलते हैं। तो ये, इसकी क्या जरूरत होती है, ये इसलिए होता है कि जो हमारे ये पाइप है, ये जो सांस लेने की पाइप है, ये कोलैप्स ना हो, मतलब निपतित ना हो, मतलब कोलैप्स, जैसे कि एयर जो पासेज है हमारा, जो ये हवा जाने का, ये चिपक ना जाए एक ट्यूब की तरह। तो इसलिए कंठ होता है, ठीक है। अब इसमें कुछ रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, उपास्थि वलय होती है, इनका भी वही काम है, ठीक है। एक तो इनके फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करती हैं, इधर उधर घूम सकती हैं। और इसमें अब देखो, यहाँ पे मैंने इसका इंग्लिश भी लिख रखा है, जैसे इसमें हिंदी के महान लोग जो इन्होंने ट्रांसलेशन किया है, अब वहाँ पे लंग को ट्रांसलेशन किया है फुफ्फुस। फुफ्फुस क्या होता है, फेफड़े, हमने सुना है, कहीं फुफ्फुस बोलते होंगे, तो उन्होंने फुफ्फुस कर दिया, ठीक है। तो ये फेफड़ा होता है, लंग। तो मैंने इसका इंग्लिश भी लिख दिया है। अब यहाँ पे पसलियां, जिसको रिब्स बोलते हैं, डायाफ्राम, ये तो इसके पार्ट होते हैं। ये वैसे बनाने को नहीं आता, लेकिन कई बार आपको अगर एग्जाम में आ जाए फेफड़े की संरचना बनाइए, तो कुछ आप इस तरह से बना देंगे, ठीक है, मतलब ऐसे करके। आपकी अगर ड्राइंग अच्छी होगी, मेरी तो अच्छी नहीं है, तो इस तरह से आप बना देंगे, यहाँ पे डायाफ्राम दिखा देंगे, और यहाँ पे पसलियां अगर दिखा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, पसलियां दिखा दीजिए। और वैसे ही इतना टफ डायग्राम आता नहीं बनाने को, लेकिन अगर आ जाए तो आपको ये एटलीस्ट ये नोस्ट्रिल्स, नासा द्वारा, और ये सारी चीजें यहाँ तक बनानी है। अब मैं आपको सिखा, मतलब डिस्कस करते हैं हम कि सांस लेते कैसे हैं और इसका प्रोसेस कैसे होता है। वैसे ये लिखा हुआ है, मैं आपको फिर से पढ़ के समझाऊंगा, लेकिन अभी आप प्रोसेस समझ लीजिए इस फिगर से। प्रोसेस ये होता है कि हम यहाँ से तो हवा ग्रहण किए, कैसे ग्रहण करेंगे,
हमने खींचा सांस अंदर, तो सांस अंदर खींचने का क्या प्रक्रम है? जब हम सांस लेते हैं, अभी एक बार सांस लेके देखिए, सांस लेते हैं, क्या हुआ? इसमें जो यहाँ पे रिब्स हैं, पसलियाँ हैं, जो सीने में हमारी जो पसलियाँ हैं, ये सब रिब्स, ये बाहर की तरफ आती हैं, फूलती हैं। ठीक है? सांस लेके देखिए, बाहर की तरफ आती हैं। इसी टाइम क्या होता है, डायाफ्राम जो होता है वो नीचे की तरफ जाता है। डायाफ्राम, ये जो डायाफ्राम होता है नीचे की तरफ जाता है। अभी ऐसे है, ये डायाफ्राम ऐसे हो जाता है सीधा। ठीक है? तो ये डायाफ्राम नीचे गया। अब यहाँ जो फेफड़े हैं, गुब्बारे की तरह, ये जो फेफड़ा है, ये, और ये इधर दो दो फेफड़े होते हैं ना, जोड़ा होता है फेफड़ों का। तो ये जो दो फेफड़े हैं, ये जैसे ही डायाफ्राम नीचे गया और हमारी पसलियां बाहर गई, तो यहाँ पे स्पेस जो होता है वो ज्यादा हो जाता है। दाब, इसमें दाब में कमी आती है, वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया इनका, आयतन बढ़ गया। और दाब में कमी आती है, जैसी दाब में कमी आती है, क्योंकि बाहर तो दाब उतना ही है, तो हवा हमारे अंदर जाने लगती है। नहीं समझ में आया? फिर से बता देता हूँ। ठीक है? होता क्या है, जब हम सांस लेने चाह रहे होते हैं, ले नहीं रहे होते, लेना चाह रहे होते हैं, ठीक है, अब हमें सांस लेना है, ठीक है, तो उस समय क्या करेंगे हम पसलियों पे जोर देते हैं, पसलियां बाहर की तरफ होने लगती हैं। जैसे जैसे देखो, आप सांस लेके तो पसलियां बाहर की तरफ होने लगती हैं, सीने की पसलियां, और डायफ्राम नीचे की तरफ जाता है। तो इस केस में क्या होता है, जो हमारा गुब्बारों जैसा जो फेफड़ा है, ये फूल जाता है। जैसे ही फूलता है तो इसका आयतन बढ़ गया, तो दाब कम हो जाता है। तो इसलिए दाब जैसे कम होता है तो इसको हवा चाहिए, और तो बाहर से हवा अंदर आने लगती है। ये तो हो गया सांस लेते कैसे। अब सांस निकालते छोड़ते कैसे हैं, ठीक है? तो सांस छोड़ने के केस में क्या होता है, डायाफ्राम पे हम जोर देते हैं, डायाफ्राम पे हम जोर देते हैं, डायाफ्राम ऊपर की तरफ जाता है। और जब ऊपर की तरफ जाता है, जैसे मान लो ये गुब्बारा है, इधर भरे पड़े हैं, और यहाँ पे डायाफ्राम है, ये जब इसको दबाव देगा तो गुब्बारा पचकेगा, तो गुब्बारा पचकेगा तो क्या होगा, हवा जो होगी इसमें बाहर निकलेगी। तो ये पूरा प्रोसेस होता है सांस लेने का। ठीक है? डायाफ्राम बहुत काम आता है सांस लेने में, और ये जो पसलियां होती हैं ये भी बहुत काम आती हैं, ठीक है, सांस लेने में। और बाकी रास्ता तो आपको पता ही है, नासाद्वार, एक कंठ, और ये जो भी है। अब देखना, फेफड़े में जो गुब्बारे जैसी संरचना होती है, उसको क्या बोलते हैं? उसको कुपिका बोलते हैं। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं ये मैं नहीं बताऊंगा आपको, आपको खुद देखना है इसको क्या प्रोनाउंस करते हैं। लेकिन मैं इसको क्या प्रोनाउंस करता हूँ वो मैं आपको याद रखने के लिए बता रहा हूँ। अलवेली। ठीक है? अलवेली, नई नवेली, दुल्हन। ठीक है? तो इसको हम अलवेली बोलेंगे अभी के लिए। तो गुब्बारों जैसी जो रचना होती है उसको अलवेली बोलते हैं। खूपिका की सतह है जो, अब ये अलवेली क्या करती है, यही जो एक सतह प्रोवाइड करती है, जो जहां पे गैसों का विनिमय होता है। अब मैं इसको आपको अच्छे से बता देता, समझा देता। अलवेली जैसे जो गुब्बारा होता है, इनकी जो सतह होती है, गुब्बारे की जो सतह होती है, इसमें रुधिर, यहाँ पे क्या इसको नाम दिया है, रुधिर वाहिकाएं। इस पे रुधिर वाहिकाएं, जो खून का दौड़ान होता है, इस पे यहाँ पे रक्त वाहिकाएं होती हैं। रक्त वाहिकाएं बहुत बड़ा, इनका आयतन, इनका जो आकार होता है ये बहुत बड़ा होता है, इनका आकार। मतलब अभी मैं दिखाऊंगा आपको, 80 स्क्वायर मीटर होता है। 80 स्क्वायर मीटर बहुत बड़ा हो गया, ठीक है? तो ये आयतन इसका मतलब सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए होता है, सरफेस एरिया, वो सब अभी आपके काम का नहीं है, अभी मैं आपको ये शॉर्ट में बता देता हूँ। तो जो अलवेली होती है, ठीक है, गुब्बारे जैसी संरचना होती है, इसमें बहुत सारी रुधिर वाहिकाएं होती है, जहाँ पे गैसों का एक्सचेंज होता है। अच्छा, गैस, मैं आपको एक स्टेटमेंट बोलूं कि फेफड़ा खून, रक्त को, रुधिर को शुद्ध करता है, तो आप क्या समझते हैं इसका मतलब? ठीक है, इसका मतलब यह है कि जब ब्लड है, अभी वैसे आपको जब पूरा चैप्टर खत्म होगा तब तक आप सब कुछ समझ में आ जाएगा। ब्लड है, ब्लड में क्या होता है, ब्लड में ऑक्सीजन होता है। इस ऑक्सीजन का हम यूज कर लेते हैं कोशिका में, सेल्स में, और हम कार्बन डाइऑक्साइड इसमें मिक्स कर देते हैं, ये सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। अब ब्लड में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में ज्यादा हो जाता है, तो ये इसको इम्प्योर ब्लड बोलते हैं, अशुद्ध रक्त। और जब ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है तो इसको प्योर ब्लड बोलते हैं, शुद्ध रक्त। तो अब फेफड़े का काम क्या है, इम्प्योर से प्योर करना। मतलब क्या होगा कि ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना और ऑक्सीजन को
डालना, ये काम फेफड़े का होता है। ठीक है, तो ये फेफड़े में काम होता कैसे? फेफड़े में काम एक तब कैसे होता है, कूपिका के माध्यम से होता है, अलवेली के माध्यम से। ये एक सतह पर उपलब्ध कराती है जहाँ पे गैसों का आदान प्रदान होता है। इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से निकलता है और ऑक्सीजन ऐड होता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको कैसे ऐड होता है। तो यहाँ से आगे बढ़ने से पहले मैं आपको तीन चीजें बता दूं। जैसे एक तो रुधिर है, और एक फेफड़ा, रुधिर मतलब ब्लड, फेफड़ा, ठीक है, लंग, और एक हृदय, हार्ट। इन तीनों का फंक्शन क्या होता है, ये तीनों काम कैसे करते हैं, वैसे इसमें लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको एक एक फ्लो में समझा दूं कि इन तीनों का एक्चुअल काम क्या होता है। जैसे आपको ये पता है कि सांस लेने में हम ऑक्सीजन गैस का यूज करते हैं रेस्पिरेशन में, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ते हैं। अब ये जो हमारा प्रोसेस है, जैसे हमें क्या होता है कि बॉडी, पूरी बॉडी में, ये हाथ पैर, ठीक है, पूरी ह्यूमन बॉडी में हर जगह, ये हाथ पैर पूरे ह्यूमन बॉडी में हर जगह हमें सारी सेल्स, जितनी भी हमारी सेल्स हैं, हर कोशिका को हमें ऑक्सीजन की मतलब पूर्ति करनी होती है, ऑक्सीजन पहुंचाना पड़ता है। और हर कोशिका से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल के शरीर से बाहर करना पड़ता है। ठीक है, ये काम हमारा करता है ब्लड। ब्लड क्या करता है? ब्लड ऑक्सीजन को फेफड़े से लेके पूरे बॉडी को पहुंचाता है, और हर एक कोशिका से वापस से कार्बन डाइऑक्साइड को लेके वापस से फेफड़े को दे देता है। तो इसमें ब्लड का काम क्या है? एक कुली का काम है। ब्लड का काम एक कुली जैसा है, यहाँ पे मैंने लिख रखा है ना, ब्लड का काम क्या है? एक कुली जैसा है, वो सिर्फ सामान ढोता है। जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये ढोता है। अब इसमें फिर फेफड़े का काम क्या है? मैंने जैसे अभी जस्ट बताया, फेफड़े का काम क्या था? प्योरीफाई करना ब्लड को। तो जब ये कार्बन डाइऑक्साइड से घुला हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड के घुला हुआ ब्लड जो इसके पास आता है फेफड़े के पास, तो ये क्या करता है फेफड़ा? ये इसको प्योरीफाई करके एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, इसमें गैस को एक्सचेंज करता है बदल के, और ये ऑक्सीजन भर के दे देता है ब्लड में। अच्छा, अब एक बात बताइए आप, कि ब्लड है, ठीक है, ब्लड को पूरे भाग में जाना है शरीर के, और वापस आना है, तो जाने के लिए पुश करना पड़ेगा ना, पंपिंग पंपिंग करना पड़ेगा, पंप करना पड़ेगा। तो ये पंप का काम कौन करता है? ये काम हमारा हार्ट, हृदय करता है। हृदय क्या करता है? पंप का काम करता है, जो ब्लड को पूरे बॉडी में पहुंचाने का काम करता है, और बॉडी से वापस फेफड़े में पहुंचाने का काम करता है। ये सब काम किसका होता है? पंप, हृदय, हार्ट का काम होता है। ठीक है, अब उस चीज को हम आगे देखेंगे। मैं आपको इसको एक उदाहरण दे के समझा देता हूँ इस पूरे फंक्शन को। जैसे आपको ये पता होगा कि, आपको ये पता है जैसे होता क्या है, यूपी में जैसे राइस और वीट होता है, गेहूं और चावल, ठीक है, कहीं पे मूंगफली होती है, कहीं पे कुछ होता है, जैसे राजस्थान में बाजरा, ज्वार, ये सब होता है। ठीक है, अब ये सारी चीजें, अब सपोज एक दूसरी कंट्री है सऊदी अरेबिया, सऊदी अरब, अरब देश, ठीक है, अरब देश में क्या होता है, तेल की मात्रा, जैसे डीजल, पेट्रोल, यहाँ से कच्चा तेल आता है, क्रूड ऑयल, ठीक है। तो क्रूड ऑयल जो आता है हमारे यहाँ से, और इसके बाद इसके बदले हमने जो यहाँ पे खाना भेजते हैं, मतलब व्हीट, राइस, तो ये एक्सचेंज होता है दो कंट्री के बीच में। अब होता क्या है इसमें, इसमें कंट्री एक, जैसे मैं अगर आपको बताऊं, ये एक पोर्ट यहाँ पे होता है, ठीक है, मुंबई पोर्ट मान लो। इस पोर्ट पे क्या होता है, पूरे भारत के हर एक प्रदेश से, ठीक है, कहीं से राइस, कहीं से वीट, कहीं से ये आके इकट्ठा होता है यहाँ पे, और फिर यहाँ से पुश किया जाता है इसको, खाने पानी को, सऊदी अरेबिया के लिए। अब सऊदी अरेबिया क्या करता है, बदले में वहां से तेल, भारत तेल देता है, और तेल को वापस से इसको लाना पड़ता है। तो सपोज जो मुंबई पोर्ट में जो यहाँ पे बंदा बैठा है, वो हार्ट है, हृदय है, ठीक है, तो इसका काम क्या है, कि जैसे ही इसके पास सारा कुछ ये पहुंचे, तो ये यहाँ से पुश कर दे, पानी, खाना जो भी है, ये सारा कुछ यहाँ पे पुश कर दे, सऊदी अरबिया तक पहुंचा दे। ठीक है, अब वापस से जो तेल आता है, ये तेल वापस से इधर आ जाता है, तो ये इसको, तेल को समझ लो CO2, और पानी और खाने को समझ लो ऑक्सीजन। और ये पूरा किस माध्यम से, जिस बोट में जाता है, उस नाव, जो नाव में, जहाज में जाता है ना, उस जहाज को मान लो ब्लड, जिसमें होके बैठ के जाता है। ठीक है, समझ में आ गया चीजें, तीनों चीजें कैसे काम करती हैं, ब्लड, फेफड़ा, फेफड़ा जो शुद्ध करता है, ठीक है, और हृदय। ठीक है, ये सारी चीजें समझ में आ गई। अब यहाँ पे देखिए,
तो जैसे जैसे अब यहाँ पे देखा, जैसे जैसे जंतुओं के शरीर का आकार बढ़ता है, अकेला विसरण जो डिफ्यूजन होता है, वो विसरण दाब जो होता है, वो शरीर के सभी अंगों में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए पर्याप्त नहीं है, उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है, सिर्फ विसरण से नहीं पहुंच पाएगा। विसरण से पहुंचने में उसको जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, इसे आगे लिखा हुआ है इसमें, अगर सिर्फ विसरण होता हमारे, मतलब हृदय नहीं होता, विसरण के माध्यम से पहुंचता, तो एक सांस लेने में हमें 3 साल लगते, 3 या 4 साल लग जाते एक सांस लेने में। तो हम सांस लिए, ये सांस लिया ना, अब इसके बाद जब हम ये सांस लेने के बाद जो ऑक्सीजन हमारे अंदर पहुंचती, उसको ऑक्सीजन को शरीर के सारे भागों में पहुंचने के लिए हमें कम से कम 3 साल लग जाते हैं। सोचो तो, एक सांस अभी हम 1 सेकंड भी नहीं लगता, और 3 साल सिर्फ हम एक सांस लेते, तो फिर हम जिंदा कैसे रहते? ठीक है, तो ये विसरण पर्याप्त नहीं है, विसरण पर्याप्त नहीं है, पंपिंग मैकेनिज्म होना पड़ेगा। और पंपिंग मैकेनिज्म कौन होता है, यहाँ पे देखते हैं। तो मानव में जो श्वसन वर्धक जैसे हीमोग्लोबिन होता है, ये ऑक्सीजन से इसको प्यार रहता है बहुत ज्यादा, ऑक्सीजन से बंधुता, हाई एफिनिटी होती है ऑक्सीजन के प्रति। तो क्या करता है, ऑक्सीजन से बॉन्डिंग बना लेता है, तो हीमोग्लोबिन है, और ये ऑक्सीजन से क्या किए, प्यार हो गया, इसको बॉन्डिंग बना लिया। ठीक है, ये जो आरबीसी में पाया जाता है, हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स। ठीक है, इसको लाल रुधिर कणिकाएं बोलते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड, अब ये तो हो गया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कैसे जाता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग बना लेता है क्योंकि ऑक्सीजन से प्यार करता है। लेकिन बचा कार्बन डाइऑक्साइड, अब कार्बन डाइऑक्साइड से तो प्यार करता नहीं है। तो ये क्या, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, ये बोलता है कि भाई मैं तो जल में घुल जाऊंगा। ठीक है, वाटर में बहुत ज्यादा विलेय होता है, घुलनशील होता है, तो इसका परिवहन कैसे होता है, हमारे जल में घुलकर होता है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड कैसे ले जाता है, तो ब्लड का जो, ब्लड में जो वाटर होता है, ठीक है, वो जल में कार्बन डाइऑक्साइड घुल जाता है, और वो घुल घुल कर पहुंचता है पूरे बॉडी में, मतलब बॉडी के हर भाग से वापस घुल कर आता है। अब ऑक्सीजन कैसे जाता है, ऑक्सीजन भाई हीमोग्लोबिन लेके जाता है। तभी तो बोलते हैं, बॉडी टेस्ट कराते हैं तो उसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम है तो हमें सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, मतलब ऑक्सीजन हमारी पूरी बॉडी को सप्लाई नहीं हो पाता बराबर मात्रा में, क्योंकि हीमोग्लोबिन कम है। ठीक है, हीमोग्लोबिन का भी काम समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो, ये क्या आप जानते हैं, इसमें एक दिया गया है कि जो कुपिकाएं होती हैं, जिसको मैंने अभी क्या बोला था आपको, यहाँ पे देखो कुपिकाएं, कुपिकाएं को मैंने अलवेली बोला था। ठीक है, तो जो फेफड़े में अलवेली होती है, तो इसकी सतह को अगर फैला दिया जाए तो ये 80 वर्ग स्क्वायर मीटर तक ढक लेगी। ठीक है, ये बहुत, 80 स्क्वायर मीटर बहुत बड़ा एरिया होता है। ये एरिया बड़ा क्यों होता है, जिससे कि एक सतह प्रोवाइड कर पाए जिसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज अच्छे से हो पाए, जो कि फेफड़े का काम है, कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन में इसको, मतलब बाहर से एक्सचेंज करना। ठीक है, और यदि हमारे, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यदि हमारे शरीर में विसरण द्वारा ऑक्सीजन गति करती, तो फेफड़े को ऑक्सीजन का एक अणु को पैर तक पहुंचाने में, पैर के अंगूठे तक पहुंचाने में 3 साल लग जाते, एक अणु, ऑक्सीजन का एक अणु मतलब हमारे, हमने सांस लिया, एक अणु ऑक्सीजन का हमारे पैर के अंगूठे तक पहुंचाने में 3 साल लग जाते हैं। तो इसीलिए क्या बोलते हैं कि मुस्कुराइए, आपके पास हीमोग्लोबिन है। ठीक है, हीमोग्लोबिन हमारा काम ये आसान करके विद इन 1 सेकेंड ये पूरे बॉडी को पहुंचा लेता है। ठीक है, और इसका पंपिंग कौन करता है, हमारा हृदय करता है, और ब्लड को। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या, पहला कि श्वसन के लिए ऑक्सीजन पर्याप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा की स्थलीय जीव किस प्रकार लाता है। तो स्थल जो होता है, स्थल जल में क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए सांस बहुत जल्दी जल्दी लेनी पड़ती है। लेकिन अगर बाहर देखें तो ऑक्सीजन की मात्रा 21% होती है जब हमारे एनवायरमेंट में, इसलिए हमें बहुत ज्यादा जल्दी सांस लेने की जरूरत नहीं होती, हम 10 15 20 बार सांस लेने के 1 मिनट में काम चला देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ग्लूकोज को ऑक्सीकरण ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से भिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने की, अब ये 3 पथ हैं, मैं 3 वेज, ठीक है, इसका डायग्राम ड्रॉ कर देना। मैंने अभी आपको बताया तीन, जैसे एक ईस्ट में मैंने बताया आपको, ऑक्सीजन की कमी होती है, उसको ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन। फिर एक हमने मसल्स में बताया, ठीक है, जिसमें लैक्टिक एसिड बनता था। फिर एक हमने ह्यूमन में नॉर्मल बताया, जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में CO2 और वाटर बनता है। ठीक है, तो ये तीनों मैकेनिज्म, पायरूवेट इसमें बनता था ना, तो ये यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, वो फिगर पूरा बना देना डायग्राम। इसके बाद क्या है, मनुष्यों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता
तो ये मैंने आपको अभी बताया जस्ट कि आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ले जाता है और CO2 जल में घुलनशील होता है, तो CO2 को जो ब्लड का लिक्विड पार्ट है वो ले जाता है। ठीक है, तो ये भी समझ में आ गया। अब है कि गैसों के विनिमय जो एक्सचेंज है, इसके लिए फेफड़े का अधिकतम क्षेत्रफल कैसे अभिकल्पित किया गया है। तो ये मैंने आपको बता ही दिया है कि फेफड़े जो हमारे बॉडी में फेफड़ों का एक जोड़ा होता है, उसमें अलवेली होती है। अलवेली का जो सरफेस एरिया होता है वो बहुत ज्यादा होता है, अगर उसको फैला दें तो 80 मीटर स्क्वायर होता है, और ये सतही क्षेत्रफल बहुत बड़ा होता है। इसमें इसी अलवेली में क्या होता है, ब्लड कैपिलरीज होती हैं, ठीक है, रुधिर कोश केशिकाएं होती हैं, और ये एक्सचेंज होता है इधर उधर। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन यहाँ से ब्लड में वापस आता है, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से बाहर चला जाता है, जो कि हमारे सांस से होते हुए बाहर चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है, ट्रांसपिरेशन, वहन। ट्रांसपिरेशन, अभी हमने रेस्पिरेशन पढ़ा, ठीक है, श्वसन, रेस्पिरेशन। अब हम पढ़ेंगे ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या, तो यहाँ पे अभी देखेंगे अगर 6.7, ठीक है, ये 6.8 नहीं है, 6.7 है। अच्छा, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं कि हीमोग्लोबिन जो होता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन जो होता है वो दो चीजों पर निर्भर करता है, आपकी उम्र कितनी है और आपका जेंडर कौन सा है। ठीक, आपका जेंडर कौन सा, फीमेल है मेल है। तो फीमेल और मेल में हीमोग्लोबिन अलग अलग होता है, बच्चों में और बूढ़ों में, जवान में अलग अलग होता है, एज पे भी डिपेंड करता है और जेंडर पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, और ये हीमोग्लोबिन की वजह से ही रक्त का जो लाल कलर होता है, रेड कलर, वो इसी की वजह से होता है। हीमोग्लोबिन में आयरन की मात्रा अधिक होती है, और आयरन हमें पालक खाने से मिलता है, बीन्स खाने से मिलता है। ठीक है, तो ये चीजें समझ गए ना, ये एक्सपेरिमेंट में यही चीज बताया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने लिख रखा है, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस मैंने यहाँ पे वैसे ही लिख रखा है। ठीक है, थोड़ा बहुत जैसे आप अगर मेल हैं तो आप ये देख लीजिए कि 13.6 से 17.7 होता है, फीमेल का थोड़ा सा कम होता है हीमोग्लोबिन, और चिल्ड्रन में हीमोग्लोबिन 11 से 15 के बीच में पाया जाता है। ठीक है, याद करने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे देख। अब अच्छा देखो, इसमें वुमेन के केस में, स्पेशली स्पेशली वुमेन के केस में या फिर गर्ल्स के केस में जो 14 ईयर्स के ज्यादा एज की हैं, लड़कियों के केस में क्या होता है, एनीमिया एक रोग पाया जाता है जिसमें ब्लड की कमी होता है, और ये माल न्यूट्रिशन एनीमिया पाया जाता है। ये क्यों होता है, क्योंकि जैसे 14 ईयर्स के बाद गर्ल्स में जब जैसे पीरियड्स आते हैं, तो उसमें क्या होता है, ब्लड का बहुत लॉस्ट हो जाता है, ब्लड बहुत खत्म हो जाता है, मतलब ब्लड निकलता है बहुत सारा। तो इससे क्या होता है कि इनको डॉक्टर बोलते हैं कि आप पालक खाइए, राजमा खाइए, सेब खाइए। ठीक है, जिससे क्या होगा, आयरन की मात्रा बढ़ेगी और हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ेगी, और हीमोग्लोबिन बढ़ने से क्या होगा, ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ेगी और ये आपूर्ति कर देगा। ठीक है, एनीमिया का इलाज ये के लिए ये डॉक्टर बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि रुधिर, देखो, रक्त भोजन, ऑक्सीजन और वर्ज्य पदार्थ का हमारा शरीर से वहन करता है। ठीक है, अब नाइन्थ में जैसे हमने पढ़ा था कि रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है, रक्त जो है वो टिश्यू है, लिक्विड टिश्यू है। ठीक है, अब इसमें लिक्विड में क्या क्या होता है, जिसमें इसमें जो लिक्विड पार्ट पार्ट होता है, जो तरल माध्यम होता है, उसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। ठीक है, तरल माध्यम होता है उसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। अब प्लाज्मा भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थों का डिजॉल्व फॉर्म। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो प्लाज्मा में क्या होता है, भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ, जो भी मतलब अनवांटेड मटेरियल्स होते हैं, ये इसमें घुले हुए होते हैं। ठीक है, अब ये तो मैंने बता ही दिया, ऑक्सीजन को मतलब लाल रुधिर कणिकाएं ले जाती हैं, हीमोग्लोबिन ले जाता है। ठीक है, अब क्या होता है कि ये तो ऑक्सीजन को तो ले ही जाता है, इसके साथ साथ बहुत सारे अन्य पदार्थ होते हैं जिसको भी ब्लड एक दूसरे से, एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, जिसके लिए, इसको ले जाने के लिए हमें पंपन यंत्र की आवश्यकता होती है, और वो पंपन यंत्र मानव के शरीर में क्या होता है, हृदय होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है, हमारा पंप क्या है, हृदय है। हृदय जैसे इसको मस्कुलर, एक मतलब ये मसल्स होती हैं, हृदय में हड्डियां नहीं होती, ठीक है, मसल्स होती हैं। ये हृदय का चित्र बनाने को आ जाता है। इसमें आप देख ले, मेन मेन चीज क्या है, एक पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं इसको, फुफ्फुस धमनियां, पल्मोनरी वीन्स, ठीक है,
और यहाँ पे बायां अलिंद, दायां अलिंद, बायां निलय इधर और दायां निलय, ठीक है। ये 4 भाग होते हैं हृदय के, 4 भाग होते हैं। इन चारों का अलग अलग काम होता है, ठीक है। काम मैं आपको समझाऊंगा कैसे होता है। पहली बात तो हृदय का काम मैंने क्या बताया अभी। हृदय का काम होता है पंप करना, जैसे ब्लड को पंप करे, पूरी बॉडी में पहुंचाना, ठीक है। अब यहाँ पे इसको आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ये जो होता है कि मुट्ठी के आकार का होता है हृदय, ठीक है। आप देखेंगे तो इसको मुट्ठी के आकार का, क्योंकि रुधिर को ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का ही वहन करना होता है। और तो ये दोनों आपस में मिल ना जाए, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, इसके लिए क्या होता है, हृदय 4 भागों में बटा होता है, ठीक है। इसके लिए हृदय 4 भागों में बटा होता है, दायां लिंद, बायां लिंद, दायां निलय, बायां निलय। ये 4 भागों में क्यों बटा होता है, क्योंकि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को वहन करता है, ये दोनों आपस में मिल ना जाए, अदरवाइज ब्लड इम्प्योर हो जाएगा ना, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को, आपको पता ही है कि कार्बन डाइऑक्साइड अगर इसको शुद्ध करना है तो फेफड़े में जाना पड़ेगा, ठीक है। अब अब इसका मैं मैकेनिज्म आपको बता देता हूँ कि होता कैसे है, ठीक है। मतलब ब्लड यहाँ पे पंप कैसे करता है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि ऑक्सीजन जिसमें ज्यादा होती है, जिस ब्लड में, प्योर ब्लड जो होता है, वो बायां अलिंद में आता है। देखो मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ, फिगर तो मुझे बनाना नहीं आता फेफड़े का, ठीक है। फेफड़ा और यहाँ पे हार्ट, हृदय, ठीक है। फेफड़े से जो ब्लड प्योरीफाई होके आया, शुद्ध होके आया, एकदम शुद्ध ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है, वो कहाँ पे आता है, बायां अलिंद में आता है। बायां अलिंद में आया, ठीक है। अब जब ये बायां अलिंद के बाद बायां अलिंद में आया, ठीक है। यहाँ पे बायां अलिंद में आया, इसके बाद ये जो प्योर ब्लड और नीचे आता है, बायां निलय में आता है, ठीक है। तो बायां निलय क्या होता है, बायां निलय फैल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लड आ गया, प्योर ब्लड, ये फैल गया। अब जब ये सिकुड़ता है, जब ये बायां निलय की पेशियां जब सिकुड़ती हैं, ठीक है, संकुचित होती हैं, तो ये ब्लड क्या होता है, बॉडी में, पूरी बॉडी में फैलने लगता है, ठीक है। कब फैलता है, जैसे प्योर ब्लड सबसे पहले अलिंद में आता है, क्वेश्चन पूछाता है ना, सबसे पहले प्योर ब्लड कहाँ आता है, तो बायां अलिंद में आता है। इसके बाद बायां अलिंद से बायां निलय में जाता है, और बायां निलय इसको दबाता, मतलब इसको जैसे सिकुड़ता है ना बायां निलय, ये जब सिकुड़ता है तो इसको खूब तेजी से पंप करता है, और ये पूरी बॉडी में ब्लड चलाए, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि ब्लड पूरी बॉडी में जाता कैसे। अब वापस देखते हैं कि दायां अलिंद जब फैलता है, ये दायां अलिंद जब फैलता है, तो जो CO2 वाले जो ब्लड है, जिसमें CO2 ज्यादा है पूरी बॉडी में, हर तरह से ये क्या होता है, ये शरीर इसमें रक्त, ये इम्प्योर ब्लड है, ये यहाँ पे आ जाता है बायां लिंग में जब ये फैलता है। इसके बाद यहाँ पे दायां नीले में जाता है, जैसे ही बायां लिंग सिकुड़ता है तो यहाँ पे दायां नीले में चला जाता है, ठीक है। और दायां नीले में ब्लड, ये इम्प्योर ब्लड जाता है, तो इसको क्या करता है, दायां नीले फैल जाता है ब्लड आते ही, और फिर ये पंप करता है। तो ये जब पंप करता है तो फिर किस में जाता है, फेफड़े में चला जाता है। ये इधर से पंप करता है दायां नीले, दायां नीले इसको पंप करता है, तो ये वापस से फेफड़े में पहुंच जाता है। इसमें CO2 होती है, ठीक है, शुद्ध मतलब ऑक्सीजन होती है। तो ये समझ में आ गया आपको, पंप कौन करता है, दायां नीले और बायां नीले, ठीक है। दायां नीले होता है इम्प्योर ब्लड को, और बायां नीले जो होता है वो प्योर ब्लड को पंप करता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है मैं आपको वो बता देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन इसमें क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन, अब यहाँ पे देखो मैंने एक चीज अंडरलाइन कर रखी है कि अलिंद की अपेक्षा नीलय की पेशियां, जो दीवार होती है, नीलय की जो दीवार होती है ना, ये नीलय की दीवार, ये मोटी होती है। नीलय की दीवार क्यों मोटी होती है, क्योंकि ये प्योर ब्लड है, और इसको प्योर ब्लड को पूरे बॉडी में बहुत दबाव के साथ डालना पड़ता है भाई। हृदय से पैर की अंगूठे तक पहुंचना है, लेग पे, ठीक है, हैंड पे, लेग पे, हर जगह पहुंचना है पूरी बॉडी में, तो इसको प्रेशर बहुत ज्यादा दबाना पड़ेगा ना। और प्रेशर जब बहुत ज्यादा दबाना पड़ता है, इसका मतलब कि क्या ये दीवार फट न जाए, इसलिए जो नीलय की दीवार होती है, नीलय की दीवार वो क्या होती है, बहुत मोटी होती है, किसकी तुलना में, अलिंद की तुलना में, ठीक है। क्योंकि नीलय को पूरे शरीर में रुधिर पहुंचाना होता है,
अब इसमें एक चीज और होता है, एक चीज और होता है वो मैं बता देता हूँ। इसमें दो वॉल्व होते हैं। वॉल्व देखिए, यहाँ पे एक वॉल्व है और एक वॉल्व यहाँ पे है। ये वॉल्व इसलिए होता है क्योंकि ब्लड तो आ गया यहाँ पे, अलिंद से नीले में आ गया, लेकिन ये नीले इसको दबाएगा तो वापस से अलिंद में ना चल जाके इसमें जाए, पल मतलब सीरा में, धमनी में। इसके लिए वॉल्व लगे होते हैं। जैसे ही इसमें आएगा ब्लड ना और ये फैलेगा, इसको वॉल्व बंद हो जाएगा। वॉल्व बंद हो गया, जब ये दबाव मारेगा तो उल्टा ब्लड फ्लो नहीं करेगा। ठीक है। और मैं आपको बताया चैम्बर्स इनके चार भाग में क्यों होते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक ही में मिल ना जाए। इसलिए बोलते हैं ना कि हृदय का वॉल्व खराब हो गया, तो ये दो वॉल्व होते हैं, ये खराब हो जाते हैं, इससे कि ब्लड इम्प्योर और प्योर दोनों आपस में मिलने लगते हैं और इससे कि सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दे रखा है। एग्जाम्पल क्या दे रखा है कि सपोज आपके घर में गेस्ट आए या मेहमान आए, मेहमान के साथ में आपके पापा बैठ गए, बातें करने लगे। मेहमान के साथ पापा बैठ के बातें करने लगे। अब पापा तो, अब मेहमान को खाना खिलाना है, मम्मी तो किचन में है। ठीक है, मम्मी किचन में खाना बना रही है। अब पापा यहाँ पे मेहमान से बात कर रहे हैं। अब होगा क्या, पापा मेहमान को छोड़ के नहीं आ सकते और मम्मी किचन छोड़ के खाना नहीं जा सकती। तो जो फूड आइटम्स है मेहमान को देना है, और या फिर मेहमान से जो खाली प्लेट लानी है, ये काम कौन करेगा? और कौन करेगा? आप करोगे। ठीक है, घर में मेहमान आए। ठीक है, तो जो ये गेस्ट है बेसिकली, इसको खाना चाहिए। तो जो सेल्स है हमारी, इसको ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है। और जो मम्मी है, इनको खाली प्लेट चाहिए तभी तो खाना सर्व करेंगे। तो जो इनको क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड चाहिए, तभी ये फेफड़ा तो यहाँ पे जो किचन और मम्मी का काम क्या है, फेफड़े का काम है। ये खाली प्लेट लाती हैं जैसे अशुद्ध वाला, और इसको साफ करके और शुद्ध प्लेट में खाना दे देती हैं। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन यहाँ पे जाता है और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड वहां पे ब्लड आता है। समझ गए? और यहाँ पे क्या होता है, सेल्स, गेस्ट जो है सेल्स है ऑक्सीजन। ठीक है। और ये बीच में कैरियर का काम कौन करता है? आप। तो आप क्या हुए? ब्लड। ठीक है। और आपको जो डर है मन में कि पापा की, अगर मैं खाना नहीं ले गया तो पापा, मतलब पापा की मार पड़ेगी, तो ये डर जो है वो बेसिकली क्या है? हृदय है, जो आपको पंप करता है। ठीक है। आपको डर के कारण ही तो आप जा रहे हैं ना खाना लेके और प्लेट वापस लेके। ये हृदय ही है जो पंप करता है, मतलब पूरी ब्लड को, प्योर ब्लड और इम्प्योर। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, मैंने दो तीन एग्जाम्पल दे दिया है। ठीक है, आप ये नहीं समझ में आया तो आप एक बार इसको पढ़िएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। फुफ्फुस या फेफड़े में ऑक्सीजन रुधिर में प्रवेश करती है। ठीक है, ये मैंने आपको बता ही रखा है। तो यहाँ पे देखो, आपको एक आर्टरी है जिसको धमनी बोलते हैं, एक वीन है जिसको शिरा बोलते हैं। होता क्या है, ये हृदय है। ठीक है, हृदय से क्या होता है कि जो यहाँ पे मैंने बताया ना, बायां निलय है, बायां निलय से ब्लड, प्योर ब्लड जो आर्टरी से, प्योर ब्लड किसमें फ्लो होता है? धमनी में। ठीक है, तो इसको पूरे बॉडी में चला गया, और पूरी बॉडी से इम्प्योर ब्लड शिरा में आके, शिरा में इम्प्योर ब्लड आ गया और ये जाके यहाँ पे पहुंच गया। ठीक है, और फिर यहाँ गया, अब इसको पंप किया, देखो यहाँ पे फेफड़े में। तो जो फेफड़े में, अब ये देखो, धमनी में प्योर ब्लड, अब वीन में इम्प्योर ब्लड, अशुद्ध ब्लड। ठीक है, अशुद्ध रक्त। लेकिन अब यहाँ पे बदल जाता है, जो दो धमनियां होती हैं, दो धमनियां, पल्मोनरी धमनी इनको बोलते हैं। ठीक है, पल्मोनरी धमनी जो होती हैं, इनमें उल्टा हो जाता है पल्मोनरी धमनी और शिरा में। तो जो यहाँ पे इम्प्योर ब्लड था, ये जाने के लिए, तो ये इम्प्योर ब्लड पल्मोनरी धमनी में जाता है। धमनी में तो मैंने बोला शुद्ध ब्लड जाता है, लेकिन यहाँ पे अशुद्ध ब्लड इस वाले केस में जाता है। कौन सी केस में? पल्मोनरी धमनी के केस। ठीक है, और पल्मोनरी शिरा के केस में क्या होता है, ये शुद्ध ब्लड आता है फेफड़े में। तो फेफड़ा अपना यहाँ पे प्योरीफाई करता है, तो फुफ्फुस केशिकाएं बोलते हैं इनको, ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, फुफ्फुस केशिकाएं, और यहाँ पे ये शुद्ध करके देता है। ये मैकेनिज्म आपको समझ में आ गया? याद क्या रखना है? पल्मोनरी धमनी में और पल्मोनरी शिरा में उल्टा हो। ठीक है, अब देखो, ये जो जैसे पक्षी या फिर स्तनधारी जैसे हम लोग हो गए, इसमें क्या होता है कि अपने बॉडी को टेम्परेचर बनाए रखने के लिए भी निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ये काम भी मतलब जैसे जैसे हम यहाँ पे देखो, जल, स्थल या चर, जैसे सरीसृप, मतलब जो रेप्टाइल्स हैं। ठीक है, इन जंतुओं में क्या होता है, तीन कोष्ठ के हृदय ही होता है। ये
ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रुधिर को कुछ सीमा तक मिलना भी सहन कर लेते हैं। जैसे हमारे में क्या होता है कि हम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिलना सहन नहीं कर सकते, क्योंकि हम सांस मतलब हमारा ये बॉडी बहुत बड़ा होता है एक तो, और हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा चाहिए होती है। अगर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया तो फिर हमें सांस लेने में तकलीफ होगी, ठीक है। तो अब लेकिन ये सरीसृप जो कुछ जंतु हैं इसमें 3 ही चैम्बर्स होते हैं, 4 चैम्बर्स नहीं होते, क्योंकि ये थोड़ा सहन कर लेते हैं कि भाई मिल जाए थोड़ा बहुत, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे मछली में क्या होता है, मछली में 2 ही कोष्ठ होते हैं, ठीक है। यहाँ से रुधिर जो होता है वो सीधे क्लोम, जिसको गिल्स बोलते हैं, गलफड़ा, ठीक है, क्लोम में भेजा जाता है और वहां से ऑक्सीजनीकृत सीधा शरीर में चला जाता है। मतलब उसको अब दायां निलय बायां निलय दायां लिन बायां लिन 4 भाग नहीं होते हैं, सिर्फ 2 होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, इस तरह मछलियों के शरीर में एक चक्र में केवल एक ही बार रुधिर हृदय में जाता है, जबकि हमारे में क्या होता है 2 बार जाता है। तो हमारे में जो 2 बार पूरा, जैसे दायां लिन बायां दायां निलय बायां निलय फिर फेफड़े में जाता है वापस से, ठीक है। हमारे में क्या होता है, एक भाग तो ये हो गया बॉडी में पहुंचाने का, एक भाग ये हो गया शुद्ध का। हृदय शुद्ध नहीं करता रक्त, रक्त शुद्ध कौन करता है, फेफड़े करते हैं। तो हृदय का काम बस पंप करना होता है, चुपचाप बैठ के पंप करता रहता है अपना, ठीक है। और ये डबल सर्कुलेशन बोलते हैं हमारे जो बॉडी के अंदर होता है, एक पहला सर्कुलेशन यहाँ पे और दूसरा सर्कुलेशन यहाँ पे, ठीक है। तो ये समझ गए। अब देखो ब्लड प्रेशर, रक्तदाब, बीपी जिसको बोलते हैं, ये क्या होता है। रक्तदाब यहाँ पे डेफिनेशन अगर देखें तो जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं, इनकी जो दीवार पे जो दाब लगाती है उसको रक्तदाब बोलते हैं। जैसे ये वैसे यहाँ पे अब मैं आपको दिखा देता हूँ। ये दाब शिराओं की अपेक्षा धमनियों में बहुत ज्यादा होता है। धमनियों में बहुत ज्यादा क्यों होता है, जैसे 120 होता है धमनी में और शिरा में 80 होता है। 120 क्यों होता है, क्योंकि इसको बहुत तेज भेजना पड़ता है पूरी बॉडी में, इसलिए धमनियां मोटी होती हैं। इसकी जो दीवारें होती है धमनियों की मोटी होती है, बहुत तेज इसमें ब्लड मतलब प्रवाहित करना पड़ता है, तभी तो पूरे शरीर में पहुंच पाएगा, नहीं तो पहुंच ही नहीं पाएगा, ज्यादा दबाव नहीं रहे। अब यहाँ पे देखो, आपने ये देखा होगा स्टेथोस्कोप, क्या इसको बोलते हैं, बीपी मेजर करने के लिए इसको बोलते हैं स्फैग्मोमैनोमीटर। स्फैग्मोमैनोमीटर जो बीपी मेजर करने के लिए यूज होता है, ये अपने डॉक्टर के पास गए होंगे तो देखा होगा, यहाँ पे हाथ पे लगा देते हैं ये, इससे दबाव बना के ये धमनियों में ब्लड का रोक देता है, ठीक है। धमनियों में ब्लड का रोक देता है, फिर इसके बाद यहाँ पे देखो इससे हवा भरते हैं, इसको हवा भरते हैं जिससे फूल जाता है, धमनियों में ब्लड आना बंद कर देता है, तो इससे ब्लड प्रेशर यहाँ पे मेजर करते हैं और ये 120 से ऊपर बताता है। फिर धीरे धीरे हवा निकालते जाते हैं और यहाँ पे स्टेथोस्कोप लगाते हैं, स्टेथोस्कोप। और फिर हम यहाँ पे धड़कने मतलब ध्वनि सुनाई देती है कि कितने, काउंट ऑन करते हैं, ये तब डॉक्टर का काम है, जब आप आगे पढ़ेंगे तो आपको बताया जाएगा, ठीक है। और अब जैसे यहाँ पे बोला कि 80 से जब नीचे आ जाता है दाब तो ध्वनि की सुनाई नहीं देती, तो इसी से डॉक्टर कुछ कुछ देखते होंगे। मैं डॉक्टर नहीं हूँ तो मैं नहीं बता सकता, ठीक है। अब डॉक्टर से किसी के डॉक्टर के पास जाना तो आप पूछना कि इसमें सुनते क्या हो ठीक है, स्टेथोस्कोप, ये जो स्टेथोस्कोप, ठीक है। अब इसके बाद स्फैग्मोमैनोमीटर, ये इस एक क्वेश्चन आता है कि इसको यूज किस लिए किया जाता है, स्फैग्मोमैनोमीटर का यूज किस लिए किया जाता है, रक्तदाब मापने के लिए। उच्च रक्तदाब होता है, इसको हाइपरटेंशन भी बोलते हैं। धमनियों का सिकुड़ना, धमनियों के सिकुड़ने से जो होता है उच्च दाब हो जाता है, धमनियां सिकुड़ती हैं, ठीक है। कहीं कहीं आपने देखा होगा बैठे बैठे कुछ देर में पैर सो जाता है ना, तो पैर जो सो जाता है उसका मतलब ये है कि उसमें ब्लड पहुंच नहीं पाया, तो इसलिए सेल्स को ऑक्सीजन मिल नहीं पाई, ठीक है। बहुत देर तक एक जगह पर बैठने के लिए थोड़ा बहुत चलते हैं, ब्लड सर्कुलेट होता है, ऑक्सीजन पहुंचती है और फिर हम नॉर्मल हो जाते हैं। अब कभी कभी क्या होता है कि रक्त का प्रवाह बहुत तेज बढ़ जाता है, इससे धमनियां फट जाती हैं, और इसको हम बोलते हैं इंटरनल ब्लीडिंग। चोट वोट लगती है कभी कभी, कभी कभी आपने देखा होगा कि चोट लगी भी नहीं, मतलब बंदा एक्सीडेंट हुआ है, एक बंदे का एक्सीडेंट हुआ होने के बाद वो उसकी डेथ हो गई और पता भी नहीं लगा कैसे डेथ हो गई, मतलब कोई चोट भी नहीं है बाहर। तो वो इसलिए होता है कि इंटरनल ब्लीडिंग होती है, उसकी धमनी फट जाती है इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से, और फिर डेथ हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि ब्लड वेसल्स जो रुधिर वाहिकाएं क्या है। तो ये तो धमनी है और एक शिरा है, ठीक है, धमनी और शिरा, इसको आर्टरी बोलते हैं, इसको वीन बोलते हैं, ठीक है। धमनी में क्या होता है, जो हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक ये ब्लड को ले जाती है, इसकी भित्ति मोटी और लचीली होती है क्योंकि रक्तचाप अधिक होता है, मैंने आपको बताया, ठीक है। शिराएं क्या करती हैं, पूरी बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करके वापस से हृदय में लाती हैं,
ठीक है, और इसमें वाल्व होता है जो कि मिक्स करने से रुकता है। किसी अंग या ऊतक पर पहुंचकर धमनी उत्तरोत्तर छोटी छोटी वाहिकाओं में, जैसे धमनी आई यहाँ से ब्लड लेके, उसके बाद छोटी 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 वाहिकाओं में बदल जाती है। ठीक है, इससे फिर क्या होता है, यहाँ पे सेल्स अपना काम कर लेते हैं, सेल्स के बाद उसके बाद छोटी छोटी वाहिकाओं से मिलकर फिर शिराएं बनती हैं, और शिराएं फिर इम्प्योर ब्लड लेके चली जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको छोटी छोटी वाहिकाओं को क्या बोलते हैं, कैपिलरीज बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, ब्लड धमनी में जाता है और शिरा से वापस आता है। अब प्लेटलेट का काम क्या होता है? ठीक है, अच्छा मान लो कि आपको जो धमनी है वो फट गई, उससे लीक होने लगा ब्लड, तो क्या होता है, जैसे हम घायल हो जाएं तो रक्त बहने लगे, तो उस केस में क्या होता है, प्लेटलेट काम आता है। प्लेटलेट क्या काम आता है कि जैसे अगर हमारे में ब्लड कम कम हो गया तो भाई ऑक्सीजन कौन ले जाएगा पूरी बॉडी में। ठीक है, तो हमारी एफिशिएंसी बहुत कम हो जाएगी, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी। ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है, वो रक्त का थक्का जमना बोलते हैं। तो रक्त का थक्का जमने के लिए हमें प्लेटलेट्स की आवश्यकता है। प्लेटलेट एक लिक्विड होता है, ये क्या करता है कि जब कोई ब्लड निकलने लगता है तो ब्लड में जो प्लेटलेट होता है वो उसका थक्का बना देता है। जैसे आपने देखा होगा कई बार कट जाए हाथ, फिंगर कट जाए यहाँ पे तो ब्लड निकलने लगता है, कुछ देर आप उसको पकड़ लीजिए, थक्का बन जाता है तो ब्लड निकलना बंद हो जाता है। ब्लड क्लॉटिंग बोलते हैं उसको, रक्त का थक्का जमना। और उसमें क्या सहायता करता है, प्लेटलेट सहायता करता है। प्लेटलेट का भी काम समझ में आ गया। अच्छा, एक और लिक्विड होता है, एक लिक्विड होता है जो लिम्फ बोलते हैं जिसको, लसीका। ठीक है, ये लिम्फ बोलते हैं, लिक्विड होता है। ये क्या करता है कि केशिकाएं की भित्ति में, जो दीवारों में उपस्थित छिद्रों का कुछ प्लाज्मा प्रोटीन और ये बाहर निकलकर ऊतक के अंतरकोशिकीय अवकाश में आ जाते हैं। ऊतक तरल में आ जाते हैं। ठीक है, ये प्लाज्मा की तरह ही है, लेकिन इसमें ये क्या होता है, कलरलेस होता है, रंगहीन होता है, और छोटी मात्रा में प्रोटीन भी होता है। अब इसका काम क्या है, ये सब तो आप भूल जाइए, इसका काम क्या है लिम्फ का। लिम्फ का जो काम है वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो हमारा डाइजेस्टेड फूड है, पचा हुआ फूड है, और जो छोटी आंत ने हमारा अवशोषण किया था, वसा का फैट का, वसा का, फैट का जो अवशोषण किया था, ये किसके द्वारा वहन होता है, इसका ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है, लसीका, लिम्फ करते हैं। किस किस चीज का, जो हमारा पचा हुआ भोजन है, ठीक है, या फिर जो छोटी आंत अवशोषित किए थी फैट, वसा को, इसको कौन ले आता है, लसीका, लिम्फ। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है लसीका का काम क्या, लसीका एक ही काम है। ठीक है, और प्लेटलेट का काम क्या है, थक्का जमने में मदद करता है। तो ये दोनों चीज समझ में आ गया। और रुधिर वाहिकाएं जो धमनी और शिरा, मैंने बता दिया, धमनी प्योर ब्लड ले आता है और शिरा इम्प्योर ब्लड ले जाता है। ठीक है, आगे आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या होता है, ये तो हमने अपना देख लिया मनुष्य का, अब पौधों का देख लेते हैं, प्लांट्स में क्या होता है। तो पौधों की बहुत सारी चीजें आवश्यकता होती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और भी खनिज लवण होते हैं जिनको आवश्यकता होती है। इनका अवशोषण कहते हैं। अब पेड़ पौधे, तो यहाँ पे देखो ये पेड़ है, ठीक है, इसकी ये तना है और ये जड़ें हैं। तो इसको भी बहुत सारी चीजें, इसको पत्तियों को खाना बनाने में बहुत सारी न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। ठीक है, हम भी खाना बनाने में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता, हम खाना पकाने में, ठीक है, हम खाना बनाते नहीं है ना, हम परपोषी हैं। तो इसमें क्या होता है, इनका अवशोषण जो होता है नाइट्रोजन फास्फोरस इन चीजों का, ये जड़ों से होता है। और फिर एक प्रक्रिया होती है जिसको बोलते हैं विसरण, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन प्रक्रिया के माध्यम से ये, इसमें हृदय नहीं होता, मतलब पंप करने वाला नहीं होता, ये विसरण के माध्यम से ऊपर जाता है। ठीक है, अब पेड़ पौधे तो चलते नहीं है, ठीक है, और इनके शरीर का बहुत, पेड़ पौधे में क्या होता है, एक तो चलते नहीं है, इनको इनको ऊर्जा कम चाहिए। ठीक है, दूसरा चीज ये होता है कि इनमें बहुत सारे ऊतक ऐसे होते हैं जो मरे हुए होते हैं, जैसे बहुत सारी पत्तियां गिर जाती हैं, तने के ऊपर का जो भाग होता है ना, इसको कवर करके रखता है, उसको आप अगर हाथ लगे तो गिर जाता है नीचे, वो भी डेड टिश्यू होते हैं। ठीक है, अब इनको ऊर्जा की आवश्यकता कम होती है, तो आपको समझ में आ गया है। ठीक है, तो इसलिए इनका सर्कुलेशन जो होता है वो स्लो भी होगा अगर, तो काम इनका चल जाएगा। जैसे विसरण, इसलिए इनका डिफ्यूजन से इनका काम चल जाता है, हमारा काम नहीं चलता, हमें तो भाई हार्ट चाहिए पंप करने के लिए, हम 3 साल तक वेट नहीं कर सकते एक सांस लेने के लिए। ठीक है, तो अब ये काम करता कौन है, दो चीजें होती हैं जो ये काम करती हैं, एक तो बोलते हैं जाइलम और दूसरा बोलते हैं फ्लोएम। जाइलम, जाइलम को जड़ से आप याद रखिए, जाइलम ये क्या होता है, जड़ से शुरू करता है अपना काम। और फ्लोएम क्या करता है, तना ऊपर से पत्तियों से शुरू शुरू करता है, तो ऊपर से नीचे का फ्लो होता है। और जड़ का फ्लो क्या होता है, नीचे से ऊपर तक होता है। अब काम क्या होता है ये देख लो, एक जाइलम है
जो मिट्टी से जल और खनिज लवण इसको पौधे को पहुंचाता है ऊपर तक, जाइलम। दूसरा फ्लोएम है, जो पत्तियों से जो प्रकाश संश्लेषण होकर जो खाना बन जाता है उसको पौधे के हर भाग तक पहुंचाता है, खाना ढोता है। ठीक है, फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम दो चीजें हैं। हमारे में क्या था, ब्लड करता था ये काम। पेड़ पौधे में तो ब्लड होता नहीं, तो ये कौन करता है, जाइलम और फ्लोएम। नेक्स्ट देखते हैं हम जल का परिवहन। तो जाइलम क्या करता है, जाइलम जड़ों से तनों और पत्तियों की वाहिकाओं को आपस में जोड़कर जल संवहन का मतलब एक एक जाल बिछा रखता है जाइलम। जो मतलब पानी वाटर को यहाँ से ले जाता है, यहाँ से सोख के बहुत सारे आयन को भी ले जाता है, ठीक है, जड़ों से। ये क्योंकि जड़ें मिट्टी के संपर्क में रहती हैं और इसमें बहुत सारे आयन होते हैं। ठीक है। अब ये सब होता कैसे है, मैंने बता ही दिया आपको, विसरण से होता है, विसरण दाब। ठीक है। अब ये क्वेश्चन पूछा था, विसरण याद रखना। अब नेक्स्ट क्या है, क्रियाकलाप 6.8 है, इसको 6.9 है, करेक्ट कर लेना आप। तो इसमें इस क्रियाकलाप में दो चीजें बताई गई हैं। पहला बताया गया कि प्लांट रिलीजेस वाटर मॉलिक्यूल्स इन एयर। ठीक है, प्लांट जो पेड़ पौधे होते हैं वो पानी के जो कण होते हैं उसको हवा में छोड़ते हैं, किसके कारण, ट्रांसपीरेशन के कारण, वाष्पन। ठीक है। और ये एक लाइव प्रोसेस है। दूसरा होता है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन मतलब पानी को ऐसे ही रख दो तो भाप बनता रहता है ना, इसको सॉरी इसको वाष्पन नहीं, इसको इवेपोरेशन को वाष्पन बोलते हैं। ठीक है। ये एक फिजिकल फिनोमिना है, ये आपको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, बस आप ये समझना कि जो प्लांट जो पेड़ पौधे में जो मतलब जल के अणु, वाटर वेपर जो मॉलिक्यूल हवा में छोड़ते हैं उनको एवेपोरेशन नहीं बोलते, उनको ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। ठीक है। और इसके बारे में देखते हैं। जिस जल, आप यहाँ पे देखो कि जिस जल की रंध्र द्वारा, रंध्र मतलब जो मैं आपको बताया था, स्टोमेटा जो होते हैं उसके द्वारा जो हानि होती है उसका प्रतिस्थापन पत्तियों में जाइलम। अब होता क्या, देखो पेड़ पौधे हैं, यहाँ पे जलवाष्प बना, पेड़ पौधे यहाँ पे जल बाहर निकाल दिए, ठीक है। तो इसमें जल की कमी आ गई, जल की कमी आ गई तो नीचे से क्या होगा, जल ऊपर जाना शुरू कर देगा और वो जाइलम की वजह से जाएगा। ठीक है। तो यही ये चीज समझा रखा है कि जाइलम वाहिकाएं से जल प्रवाहित कैसे होता है। जैसे आपने यहाँ पे देखो, ये बोलते हैं कि चूषण उत्पन्न करता है। चूषण मतलब एक, इसको सकेशन बोलते हैं। मतलब ये यहाँ से खींचता है ऊपर की ओर। जैसे आपने कभी मैंगो शेक पिया है, एक गिलास में मैंगो शेक, इसमें आप स्ट्रॉ स्ट्रॉ डाल के पीते हैं ना, इसमें स्ट्रॉ डाले आप खींच रहे हैं, यहाँ से खींचेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे इसमें एक तो इसको हिंदी में बोलते हैं चूषण। ठीक है। तो ये यहाँ से इसको सक करता है और सक करता है तो यहाँ से ये मैंगो शेक ऊपर जाता है। ठीक है। इसी तरह से जाइलम जल को ऊपर चढ़ाता है। ठीक है। अब जो इवेपोरे जो ट्रांसपिरेशन था, ट्रांसपिरेशन को वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। ठीक है। इसको इवेपो ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। वाष्पोत्सर्जन को क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन। ठीक है। यहाँ पे तो आपको ये समझ में आ गया। अब ये तापमान के नियमन में भी सहायक है। ठीक है। वाष्पोत्सर्जन का काम क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन पहली बात यहाँ पे चूषण उत्पन्न करता है, सक करता है जो जाइलम, यहाँ से जाइलम के माध्यम से जो पानी ऊपर पहुंचता है। ठीक है, ये वाष्पन। अब वाष्पन का दूसरा काम होता है कि टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। जैसे हमारे पसीना निकलता है, पसीना क्यों निकलता है, कि बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होता है। ठीक है। बॉडी थोड़ा ठंडी हो जाती है पसीना निकलने के बाद। तो इसी तरह से इनमें जो तापमान का जो रेगुलेशन है, रेगुलेशन टेम्परेचर का, वो ये वाष्पन करता है। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन। और जल के वहन में मूल दाब रात्रि के समय विशेष रूप से प्रभावी है। दिन में तो स्टोमेटा जो होता है वो खुले रहते हैं। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन कर्षण जल में जल की गति के लिए मुख्य है। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि जो जल का वहन करता है वो है जाइलम। और जो ऊपर से जब खाना, जब एक बार पत्तियां, इसमें आपको यहीं से बता देता हूँ, नेक्स्ट टॉपिक ही वही है कि जब खाना बन जाता है, पत्तियों ने खाना बना के रख दिया है, ठीक है, भोजन और दूसरे पदार्थ, तो इनका स्थानांतरण कैसे होता है। ठीक है। तो इनका स्थानांतरण होता है फ्लोएम की वजह से। प्रकाश संश्लेषण होने के बाद जो ट्रांसलोकेशन होता है खाने का, वो किसके कारण होता है, फ्लोएम के कारण। ठीक है। अब आपको यहाँ पे देखते हैं, जैसे सुक्रोज, सुक्रोज होता है।
सुक्रोज क्या करता है, फ्लोएम ऊतक में एटीपी से ऊर्जा प्राप्त ऊर्जा से ही स्थानांतरित। अच्छा, मैं आपको एटीपी बताया था ना, ऊर्जा एटीपी के रूप में संरक्षित हो जाता है, तो ये ऊर्जा एटीपी से ही लेते हैं फ्लोएम ऊतक में। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यह दाब पदार्थों के फ्लोएम को उस ऊतक तक ले जाता है जहाँ पे दाब कम होता है। अच्छा, अब आपको ये बसंत पता है, बसंत ऋतु जिसको पतझड़ बोलते हैं, जैसे कि अभी रिसेंटली अभी पतझड़ था, बसंत ऋतु थी। ठीक है, तो बसंत में क्या होता है, पत्तियां तो झड़ गई, खाना कौन बनाएगा, ठीक है, पत्तियां तो झड़ गई। तो इसमें क्या होता है, बसंत ऋतु में जड़ और तने के ऊतक में भंडारित शर्करा, जो शर्करा वहां पे इकट्ठी रहती है, जो भंडारण मतलब जो सेव रहती है, ठीक है, उसका स्थानांतरण कलिकाओं में होता है, जिस जो वृद्धि के लिए आवश्यक है। मतलब जो बसंत ऋतु में है, बसंत ऋतु में जो हमें वृद्धि के लिए आवश्यकता होती है, पत्तियां क्योंकि रहती नहीं, गिर जाती हैं, तो उसमें जो इस हमारे संचित शर्करा है, भंडारित शर्करा जो इकट्ठा होती है, उसको फिर ये पूरे मतलब स्थानांतरण करता है हर जगह जहां जहां ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, जैसे पहला क्वेश्चन है, मानव में वहन तंत्र के घटक कौन कौन से हैं। जैसे हार्ट हो गया, ठीक है, ब्लड हो गया, ब्लड वेसल्स हो गया, वहन तंत्र है, ठीक है। और इसमें वहन तंत्र में आपको ब्लड ब्लड वेसल्स हो गया, ये तीन चीजें आती हैं। हार्ट का काम पंपिंग का है, ब्लड का काम है CO2 और ऑक्सीजन को ले जाना, इसमें हीमोग्लोबिन भी होता है ब्लड में, RBC में, ठीक है। तो ये आप लिख देंगे, ठीक है। स्तनधारी व तथा पक्षियों में ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रुधिर को अलग अलग करना क्यों आवश्यक, क्यों आवश्यक भाई, एक ही में मिल जाएगा ना, तो इसमें बच्चों ऑक्सीजन में रुधिर, तो देखो इसका क्या है, एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड अगर मिल गया तो इम्प्योर और प्योर ब्लड, ऑक्सीजन वाला प्योर ब्लड था, कार्बन डाइऑक्साइड वाला इम्प्योर ब्लड था, अशुद्ध ब्लड था, और ये दोनों मिल गया तो फिर हमें ऑक्सीजन पूरी बॉडी में कैसे पहुंचेगा, फिर तो पूरी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचेगा, जो कि हमारे सेल्स के लिए ऑक्सीजन बहुत आवश्यक है। तो इनकी एफिशिएंसी बहुत घट जाएगी। और दूसरा चीज ये है कि हमारा बॉडी का टेम्परेचर भी तो मेंटेन करना है, ठीक है, तो ये दो चीजों में सहायता करता है। अब क्या है कि वहाँ पादप में वाहन तंत्र पूछ रखा है, घटक कौन कौन से हैं, जाइलम और फ्लोएम, दोनों का काम भी मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। अब इसमें जल और खनिज लवण का वहन कैसे होता है, तो जाइलम के कारण होता है। पादप में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है, तो फ्लोएम के कारण होता है। तो ये सारे क्वेश्चन हो गए। अब इसमें नेक्स्ट देखते हैं कि हमने रेस्पिरेशन लिया, ट्रांसपिरेशन देख लिया, ठीक है। अब देखते हैं एक्सक्रीशन, उत्सर्जन जो कैसे होता है, जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो बाहर कैसे निकलते हैं। तो ये एक जैव प्रक्रम है, ठीक है, जिसमें हानिकारक उपापचयी वर्ज्य पदार्थ, मतलब जो फालतू के मटेरियल्स हमारे बॉडी में होते हैं, उनका निष्कासन होता है, इसको क्या बोलते हैं, उत्सर्जन। जैसे बहुत से एक कोशिकीय जीव होते हैं जिनमें अपशिष्ट पदार्थ मतलब जल में ही विसरण हो जाता है, उनको अलग से कोई मैकेनिज्म नहीं, एक ही कोशिका है, ले लेके अमीबा है, तो इसको इस एक्सक्रीशन के लिए किसी विशेष अंग की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन मानव जो होता है, मानव में एक एक्सक्रीशन के लिए विशेष अंग की आवश्यकता होती है। जैसे मानव में क्या होता है, किडनी, जिसको वृक्क बोलते हैं, ठीक है, दो किडनी होती हैं, लेफ्ट और राइट। तो वृक्क में क्या होता है कि अ, देखो क्या क्या एक्सक्रीशन में, एक तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्सक्रीशन में मानव में क्या क्या होता है। तो एक्सक्रीशन में क्या क्या तंत्र होते हैं, जो उत्सर्जन तंत्र है उसके भाग क्या क्या हैं। एक जोड़ा वृक्क है हमारे पास, एक मूत्र वाहिनी है, ठीक है, मूत्र वाहिनी, ठीक है, और एक मूत्राशय है, इसको मूत्राशय बोलते हैं, ठीक है, और ये मूत्र मार्ग है, और इसके बाद तो आप जानते ही हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मूत्र मार्ग और मूत्र वाहिनी, ये चीजें हैं, ठीक है, मूत्र वाहिनी बोलते हैं इसको। और इसको मैं मिटा देता हूँ। ये तो हो गया हमारा उत्सर्जन तंत्र पूरा, ये उत्सर्जन तंत्र है। इसका अगर हमें बनाने को आ जाए ना, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। तो हमने यहाँ पे धमनी में ये किडनी बना देनी है, किडनी से ऐसे यहाँ निकाल देना है, यहाँ पे हमें मूत्राशय बना देना है, और यहाँ से हमें ये बना देना है, ठीक है, मूत्र मार्ग यहाँ पे। और ये सारा हमें लिखना भी आना चाहिए, ठीक है। अब जिसका आर्ट अच्छा है वो बहुत अच्छा बना देगा, मेरा आर्ट बहुत अच्छा नहीं है, तो मैंने ऐसे आपको समझा दिया है। आप एक दो बार प्रैक्टिस करना है, एग्जाम में आता है, ठीक है, तो बना लेना। अब देखो, मूत्र बनने का उद्देश्य क्या होता है शरीर में, हमारे वर्ज्य पदार्थों को बाहर निकालना। अब कार्बन डाइऑक्साइड तो निकल जाता है रक्त के कारण, ठीक है, रक्त में घुलनशील होकर बाहर निकल जाता है, फेफड़े इसको बाहर निकाल देते हैं।
लेकिन जो नाइट्रोजनी पदार्थ होते हैं वजन, जैसे यूरिया, यूरिक अम्ल है, ये फिर हम बाहर नहीं होते उस तरह। तो इनको बाहर करने के लिए क्या होता है, हमारे पास किडनी और ये पूरा उत्सर्जन तंत्र होता है। ठीक है, तो जैसे फेफड़े में था, ऐसे किडनी में भी बहुत सारे यहाँ पे ब्लड वेसल्स होते हैं। ठीक है, रुधिर केशिकाओं का गुच्छ होता है वृक्क में, किडनी में। ठीक है, अब इसमें भी क्या होता है, केशिका गुच्छ एक कप के आकार के सिरे के अंदर होता है। ये अब ये क्या करता है, ये मतलब मूत्र को एकत्र करती है। ठीक है, वृक्क, प्रत्येक वृक्क में अनेक ऐसे निस्पंद एकक हैं जिनको नेफ्रॉन बोलते हैं। यहाँ पे आपको फिगर, हाँ, ये होता है नेफ्रॉन की संरचना। वैसे ये बनाने को तो बहुत कम आता है, नहीं आता है वैसे। ठीक है, इसमें क्या होता है, संग्राहक वाहिनी, ठीक है, बोमन संपुट, इसमें आपको कुछ चीजें समझ में नहीं आएंगी, ये आपको आगे की क्लास में 11th 12th में बताया जाएगा। ठीक है, और वैसे आप ये समझ लीजिए कि किडनी का काम क्या होता है। किडनी का काम होता है जो वर्ज्य पदार्थ, नाइट्रोजनी पदार्थ, कार्बन डाइऑक्साइड वाले नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड वाले तो फेफड़ा कर देता है अपना, फेफड़ा और ब्लड मिलके। लेकिन जो नाइट्रोजनी पदार्थ होते हैं उनका बॉडी से बाहर कौन निकालता है, ये अपना उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, उत्सर्जन के आपको भाग और उसका फिगर बनाना आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि जो मूत्राशय होता है वो बेसिकली ये मांसपेशियों से बना होता है, और ये भी तंत्रिका के नियंत्रण में होता है। हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसके नर्वस सिस्टम के नियंत्रण में होता है। तभी तो देखो मतलब हमें टॉयलेट लगती है तो हम कंट्रोल भी कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारे नियंत्रण में है, तंत्रिका के नियंत्रण में है। लेकिन कभी कभी बहुत ज्यादा हो जाता है तो ब्लैडर जब भर जाता है तो हम फिर नियंत्रण नहीं कर पाते, और फिर आपको पता ही है क्या होगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है, लगी है लेकिन हम कंट्रोल कर सकते हैं कुछ समय तक, ऑफ कोर्स। ठीक है, अब यहाँ पे ये डायग्राम ऐसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपको शायद नहीं आएगा। तो कृत्रिम वृक्क, यहाँ पे आर्टिफिशियल जो किडनी होती है इसको बोलते हैं हीमोडायलिसिस। हेमोडायलिसिस या हीमोडायलिसिस बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि आपका जब किडनी खराब हो जाती है, मान लो, तो किडनी खराब हो जाती है, अब आपका नाइट्रोजन बाहर निकल नहीं पाएगा, बॉडी में कलेक्ट होता रहेगा, तो इससे आपको स्टोन बनने का खतरा रहता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, डायलिसिस करते हैं। डायलिसिस में एक बाहर से सिस्टम लगा देते हैं, जो काम आपके शरीर के अंदर हो रहा था वो आपके काम बाहर हो रहा था। तो ये आपको देखो, ब्लड से शिरा का मार्ग, धमनी का मार्ग, इसमें पंप करके, ये वैसे आपको बनाने को नहीं आएगा, लेकिन आप इसको प्रोसेस को समझ लीजिए। ये डायलिसिस बोलते हैं इसको, कृत्रिम वृक्क नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को रुधिर से अपोहन डायलिसिस द्वारा निकालने की एक युक्ति है, एक प्रक्रम है। ठीक है, और यहाँ पे आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे जो मरीज होते हैं हॉस्पिटल में, वो एक पॉलीथीन जैसा कुछ ले रखे होते हैं, इसमें नलकी लगी होती है और इसमें यहाँ पे टॉयलेट इकट्ठा होता है। तो वो डायलिसिस करते हैं, डायलिसिस के माध्यम से कृत्रिम तरीके से, ठीक है, आर्टिफिशियल तरीके से, रिगम में, मतलब ये झिल्ली विल्ली लगा के, और ये सारा कुछ करते हैं। यहाँ पे क्या है कि ये आप पढ़ लेना। ठीक है, ये एग्जाम में तो नहीं आएगा, लेकिन आपके जानकारी के लिए है कि ये प्रोसेस कैसे होता है। मतलब यहाँ पे द्रव्य आते हैं, ठीक है, शुद्ध द्रव्य, शुद्धिकृत रोगी जो ब्लड है वो वापस से, अब देखो ब्लड से ब्लड निकाला, ठीक है, इधर गया पूरी नलिकाओं में, यहाँ से आपका वाटर जो था, वाटर प्लस यूरिया का जो नाइट्रोजन वाइट्रोजन था, तो ये जब बाहर निकल गया, उसके बाद अब जो शुद्ध ब्लड है उसको वापस से शरीर में भेजना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन इसमें, और जो हमारी मेन किडनी है जो शरीर में होती है, इसमें एक फर्क होता है। फर्क क्या होता है कि जो हमारे शरीर में किडनी है उसका, उसमें पुनर्अवशोषण होता है, अवशोषण होता है, मतलब जो पूरा जल है ना, जैसे देखो 180 लीटर पानी निकलता है पूरी बॉडी में, लेकिन हमें टॉयलेट लगती है तो 1 या 2 लीटर हम करते हैं। क्यों? क्योंकि बाकी चीजें रीअब्जॉर्प्शन हो जाती हैं। ठीक है, वो पुनर्अवशोषित हो जाती हैं, लेकिन इस केस में यहाँ पे पुनर्अवशोषित नहीं होती। ठीक है, आर्टिफिशियल जो किडनी, इसमें क्या एक फर्क होता है, पुनर्अवशोषण नहीं होता है। और हमारे में क्या होता है, पुनर्अवशोषण, रीअब्जॉर्प्शन होता है। तभी तो 180 लीटर के बजाय हम इतने निस्यंद वृक्क में होता है, लेकिन हमें क्या करते हैं कि हमें जो 1 या 2 लीटर ही बाहर निकालते हैं। क्यों निकालते हैं? क्योंकि बाकी चीजें पुनर्अवशोषित हो जाती है। ठीक है, अब क्या होता है, ये तो हम अपना देख लिए। अच्छा, यहाँ पे देखो एक अंग दान दे रखा है जिसमें हम, ये वैसे आपके जानकारी के लिए है कि हम अपने बॉडी के कुछ पार्ट को, जैसे कार्निया, गुर्दे, दिल, ठीक है, यकृत, फेफड़े, ये सब
हम डोनेट कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, ये कुछ चीजें तो इसमें आप जिंदा रह के भी डोनेट कर सकते हैं, जिंदा रहते हुए। जैसे फेफड़े आपके पास दो हैं, एक दे दो किसी को, ठीक है। आपके पास किडनी दो है, एक किसी को दे दो। और कुछ चीजें होती हैं कि हम जैसे पहले ही बोल देते हैं कि भैया जब जैसे किसी कोई आदमी है वो बोलते हैं कि भैया जब मेरी डेथ होगी तो आप क्या करना, मेरे बॉडी को आप डोनेट कर देना। बॉडी के आंख को डोनेट कर देना ना, और इसमें हार्ट को डोनेट कर देना, या फिर ऐसी सारी चीजें। तो ये डोनेशन होती है, ठीक है, अंगदान। और गुर्दे, यकृत का कुछ भाग, ये मतलब आप पढ़ लेना इसमें कैसे कैसे होता है, ये सारी चीजें आपकी जानकारी के लिए है बस। अब देखते हैं कि पेड़ पौधे में उत्सर्जन कैसे होता है। तो प्रकाश संश्लेषण में जनित ऑक्सीजन अवशिष्ट उत्पाद ही कही जा सकती है। देखो, पेड़ पौधों को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती नहीं है, उसमें वो तो कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है, ठीक है। तो ऑक्सीजन भी एक तरह से अपशिष्ट उत्पाद है। वे अतिरिक्त जल से वाष्पोत्सर्जन, अच्छा हाँ, जो एक्सेस वाटर होता है, एक्सेस वाटर उसको क्या करते हैं, ट्रांसपीरेशन, वाष्पोत्सर्जन कर देते हैं, तो वो निकल जाता है बाहर एनवायरनमेंट में, ठीक है। कुछ मृत कोशिकाएं होती हैं जैसे कि पत्ती, ठीक है, इनको तो गिरा देते हैं, सीधा पतझड़ हो जाता है, ठीक है। कुछ अपशिष्ट पदार्थ होते हैं पेड़ पौधों में जो पत्तियों से गिर जाते हैं, ये तो समझ में आ गया। कुछ क्या होता है जैसे रेजिन और गोंद, ये अपशिष्ट पदार्थ, ये मतलब चिपके रह जाते हैं तने में, ठीक है, संचित हो जाते हैं। इससे हम गोंद निकाल देते हैं, गोंद जैसे पेड़ पौधे में, ठीक है। और कुछ अपशिष्ट पदार्थ आसपास की मृदा में उत्सर्जित हो जाते हैं। तो मतलब इनके पेड़ पौधों के बहुत सारे तरीके हैं, इनमें उत्सर्जन तंत्र एक एक ना होके बहुत सारे होते हैं। जैसे एक्सेस वाटर को यहाँ पे निकाल दिया वाष्पोत्सर्जन से, ठीक है। कुछ जो डेड टिश्यू थे, मृत कोशिकाएं, उनको निकाल दिया, पत्तियां जो थी वो उनको गिरा दिया, ठीक है, क्षय हो गया। और या जो रेजिन, गोंद या इस तरह के जो अपशिष्ट पदार्थ थे, इनको संचित कर लिया जाइलम में, ठीक है। तो ये पेड़ पौधे का सिस्टम समझ में आ गया, ठीक है। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। नेफ्रॉन की रचना और क्रियाविधि। अच्छा, ये नेफ्रॉन जो है इसकी रचना और क्रियाविधि, ये जो नेफ्रॉन का डायग्राम है, ये आप अगर बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, एक दो बार प्रैक्टिस करना, ठीक है। इनकी संरचना और इनकी क्रियाविधि यहाँ से आप पढ़ लेना, इनका कोई विशेष काम नहीं होता, बस ये है कि जो काम फेफड़े में कर रहा था, ब्लड जो वेसल्स थी फेफड़े में, ब्लड वेसल्स क्या करती थी, इनको एक सतही क्षेत्रफल मिल जाता था और ये अवशोषित करती थी, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करती थी उस केस में। फेफड़े के केस में यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे यूरिया वाले पदार्थ जो है, नाइट्रोजनी पदार्थ, इनको अवशोषित करेंगे, ठीक है। तो ये आप खुद कर लेना। अब उत्सर्जी उत्पाद से छुटकारा पाने के लिए पेड़ पौधे में क्रियाविधि, किन क्रियाविधियों का उपयोग कर सकते हैं, मैंने आपको अभी बताया, तीन चार तरीके होते हैं, ठीक है। मूत्र बनने की मात्रा नियमन किस प्रकार से होता है, ये नियमन जो होता है वो डिपेंड करता है बहुत सारी चीजों पे, कि डिजॉल्व नाइट्रोजन वेस्ट हमारा कितना है, ठीक है। और हमारे हार्मोन्स कौन कौन से एक्टिव हैं, ये भी मतलब निर्भर करता है। हम पानी कितना पीते हैं, इस बात पे निर्भर करता है कि हमें कितना मूत्र बनेगा, ठीक है। अब हमने क्या सीखा इस चैप्टर में, तो हमने ये सीखा कि जीवन के जो अनुरक्षण है, जो उनमें कुछ प्रोसेस जैसे पोषण, श्वसन, ये हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं। संवहन इंपॉर्टेंट होता है, खाना बना तो पूरी बॉडी में पहुंचना है, ठीक है, डाइजेस्टेड फूड। और अपशिष्ट पदार्थ में उनको बाहर निकालना है। अब स्वपोषी पोषण में क्या होता है, पर्यावरण से जो सरल कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ ले लेते हैं और बाहर से सूर्य की ऊर्जा ले लेते हैं और इसका प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से खाना बना लेते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम तो दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं, ठीक है। अब विखंडन होता है, पाचित होता है, जो डाइजेशन होता है, ठीक है, वो क्या होता है, छोटी आंत में अवशोषण भी होता है। डाइजेशन हुआ पहले पूरी बॉडी में, डाइजेशन सिस्टम मैंने आपको बता रखा है। फिर अवशोषण हुआ, एब्जॉर्प्शन, ठीक है। और इसके बाद क्या हुआ, छोटी आंत में, इसके बाद हमारा एक्सक्रीशन जिसको बोलते हैं, बाहर निकल गया, उत्सर्जन बोलते हैं, ठीक है। श्वसन प्रक्रम में ग्लूकोज जैसे जटिल पदार्थ का विखंडन होता है, एटीपी के रूप में ऊर्जा संचित करती है। इनके तीन नियम है, मैंने आपको बताया था। एक है ईस्ट में कैसे होता है, एक हमारे अंदर कैसे होता है, और एक फिर हमारे जो अमीनो एसिड, नहीं, लैक्टिक एसिड जो बनता था, लैक्टिक एसिड, ठीक है। इसके बाद आते हैं कि श्वसन वायवीय या अवायवीय दो हो सकते हैं, एनारोबिक और एरोबिक। और इसमें ऊर्जा जो प्राप्त होती है, ठीक है, उसमें वायवीय श्वसन में ऊर्जा ज्यादा प्राप्त होती है। मनुष्य में क्या होता है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, भोजन, उत्सर्जित पदार्थ, इनका वाहन परिसंचरण तंत्र का कार्य होता है, ठीक है। ये वाहन कैसे करते हैं, इसमें वाहन में तीन चीजें होती हैं,
रुधिर वाहिकाएं, रुधिर और हृदय। अब उच्च विभेदित पादपों में, जैसे पेड़ पौधे में क्या होता है, जल, खनिज, लवण, भोजन, एहन पदार्थ, इनका ये जाइलम और फ्लोएम दो होते हैं जो काम करते हैं। जाइलम जड़ से नीचे से पहुंचाता है मटेरियल्स, और जो खाना पचा हुआ खाना है उसको फ्लोएम ऊपर से नीचे तक ले जाता है। ठीक है। और ये नेफ्रॉन का सिस्टम होता है वृक्क में, हमारी किडनी होती है, नेफ्रॉन सिस्टम की अवशोषित कर लेते हैं नाइट्रोजन यौगिक को। ठीक। इसको आप पढ़ लेना एक बार वापस से, पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद। पादप अपशिष्ट पदार्थों का छुटकारा पाने के लिए अलग अलग तरीके, सारे तरीके मैंने आपको बता रखे हैं। ठीक है। जैसे गोंद रेजिन में कुछ बदल जाता है, कुछ पत्तियां टूट के गिर जाती हैं। ठीक है। कुछ मृदा में अवशोषित हो जाता है, और कुछ क्या करते हैं, वाष्पोत्सर्जन करते हैं। चलो, तो इस तरह से हमारा चैप्टर यहाँ पे खत्म हुआ। अगला चैप्टर जल्दी आएगा, और तब तक आप इसको एक दो बार वापस से पढ़ना और ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना।